आओ, रिलेशन ऑफ पार्टनर अपना यूनिट 1 खत्म किए। अब आ जाओ सर रिलेशन ऑफ पार्टनर। देखो बहुत इजी है टॉपिक, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले देखो, मान लो बेटा अपने 500-700 जन पार्टनर है। कौन? अपने 500-700 जन। तो बेटा जनरल ड्यूटी क्या होता है सर, कि हम लोग एक दूसरे के प्रति बेटा सच्चाई मेंटेन करेंगे। सच्चाई, सच, एक दूसरे को बेटा सच्चा अकाउंट डिस्क्लोज करेंगे, राइट। तो टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। मैंने याद है बोला था कि मैं अगर मान लो एक हफ्ता के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम लोग मेरे बिहार में सामान बेचेगा। अच्छा बेचा तो जो प्रॉफिट आएगा उसमें मेरे को देगा कि नहीं देगा? ऐसा तो नहीं कि चल भाई सर का पैसा मार लेता है, सर को बोलेंगे नहीं सामान तो बिका ही नहीं, ऐसा करेगा क्या? तो ये जनरल ड्यूटी है। अगर मैं नहीं भी हूं, मेरे बिहाफ में अगर तुम लोग कुछ सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे को मिलना चाहिए। यस और नो? तो टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड टू रेंडर बेटा ट्रू अकाउंट्स। इसका मतलब अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो तुम लोग को मेरे को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि कितना का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ये जनरल ड्यूटी है, समझा मेरा बात? ये इंप्लाइड है बेटा। अच्छा इसके अलावा एनालिसिस में बेटा सब कुछ सेम लिखा रहता है, टाइम वेस्ट होता है। जो ऊपर लिखा है वही एनालिसिस है, जो मैंने अभी बताया वही पूरा का पूरा। अगर पढ़ोगे पूरा टाइम वेस्ट है। पढ़ा दो एक टू। देखो, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन। तो पार्टनर कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाद में उस पार्टनर को सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, राइट। अ पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ पता है ना क्या होता है? कि सब कुछ ट्रूली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, कि आप सच्चे ईमानदार रहोगे। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्रति बेटा अटमोस्ट गुड फेथ मेंटेन करेगा। क्या करेगा? अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है आप मेरे को सब डिस्क्लोज करो, मैं भी आपको सब डिस्क्लोज करूंगा। ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स। यस और नो? और अगर अकाउंट्स बेटा कोई एक ही पार्टनर रखता है, अकाउंट्स अगर कोई, तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो सारा अकाउंट बाकी पार्टनर को क्या करे, एक्सप्लेन करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही एनालिसिस है, समझा मेरा बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, क्या करता है सर, और उस फ्रॉड के कारण बेटा फर्म को नुकसान होता है, क्या होता है, तो उस पार्टनर जो फ्रॉड किया उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि उसका नुकसान का भरपाई वो अपना जेब से करे। तो इफ अ पार्टनर कमिट्स अ फ्रॉड, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनिफाई द लॉस विच इज कॉज्ड टू द फर्म बाय हिम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो मैं, रिया और आकाश पार्टनर है। अगर मान लो रिया कोई फ्रॉड करती है, क्या करती है, कोई फ्रॉड करती है, तो अगर वो फ्रॉड के कारण कोई नुकसान हो रहा है ना, तो उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा सर? रिया करेगी। किस किस को करेगी सर? मेरे को। और देखो क्या लिखा है, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनिफाई मतलब होता है कंपेंसेट। कंपेंसेट मतलब बेटा जो नुकसान उसका भरपाई करना, फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मतलब अगर तुम बिजनेस में कोई फ्रॉड किया है, तो क्या बोला मैंने, अगर तुम बिजनेस में कोई फ्रॉड किया। मान लो मैं, रिया और आकाश पार्टनर है। अब रिया अगर अपना कोई घर का एसेट, अपना कोई घर का एसेट के साथ फ्रॉड करके किसी घर वाले, किसी रिलेटेड पर्सन को बेच देती है, वो तो उसका बिजनेस अफेयर नहीं है। तो अगर बिजनेस के अफेयर में बेटा तुम फ्रॉड करता है ना, वो गलत है और उसका भरपाई तुमको करना पड़ेगा। यानी शी शुड मस्ट मेक द लॉस गुड, उसको लॉस का भरपाई कर। देखो क्या लिखा है, मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट, और अमाउंट जो आएगा बेटा वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो फ्रॉड का भरपाई करेगी, उसका पैसा लेके आएगी, मान लो जितना का फ्रॉड की, और वो जो फ्रॉड की वो जो पैसा ले वो किस में बढ़ जाएगा? बाकी पार्टनर में जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया। इसका मतलब समझो अगर 4 पार्टनर है, 2 जन फ्रॉड कर रहा है, तो उस फ्रॉड के कारण उन दोनों ने जो नुकसान करवाया फर्म का वो किस किस में बढ़ जाएगा? बाकी दोनों पार्टनर में। ए बी सी डी है ना, ए बी फ्रॉड करता है तो वो फ्रॉड का पैसा लेके आएगा और किस में बढ़ जाएगा बेटा? सी और डी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? एसी बंद है क्या? बंद किया है तुम लोग? ठंड लग रहा है क्या? कर दो। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ सर, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। सर पहला बात एक चीज समझो, राइट एंड ड्यूटीज कैसे समझ में आता है। मान लो अपने पार्टनर है, मैं हमेशा परचेज ही करता हूं, तुम लोग हमेशा सेल ही करता है, तो क्या समझ में आ रहा है? देखिए कि मेरा राइट क्या चीज का है, परचेज का है, सेल का, और तुम लोग का राइट या ड्यूटी क्या चीज का है। तो इसका मतलब राइट और ड्यूटी जनरली बेटा इंप्लाइड होता है, कोर्स ऑफ डीलिंग से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े उसको चेंज किया जा सकता है क्या?
जरूरत पड़े तो मान लो मैं इशिता को बोलूं, इशिता तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम लोग परचेस करेंगे, और अगर सब म्यूचुअली एग्री करता है तो इशिता का राइट ऑफ ड्यूटी चेंज होकर परचेस से कहां शिफ्ट हो जाएगा, सेल से कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो देखो क्या लिखा, जनरली इंप्लाइड होता है, मगर सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यस और नो। तो जरूरी नहीं है कि तुम जो काम कर रहा था वो जिंदगी भर करता ही रहेगा, अगर पार्टनर्स अग्री कर जाए ना, तो इशिता तब तक सेल कर रही थी, आज से वो क्या करेगी, पर्च, लेकिन सबका कंसेंट चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जनरली राइट्स कैसे पता चलता है, जो आदमी जो काम करता है उसको देख के समझ में आ जाता है, जो आदमी जो ठंड लग रहा है क्या इशिता, जो आदमी जो काम करता है उसको देख के समझ में आ जाता है, मगर वो चाहे तो चेंज कर सकते। क्या कंसेंट जरूरी है चेंज करेगा तो, बिल्कुल जरूरी है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या बोला मैंने, पहला बात समझना ध्यान से, अगर मैं तुम लोग को बोलूं, अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि मान लो राम, मदन और श्याम पार्टनर है, राम मदन और श्याम कौन है, ये लोग का तीनों का स्टील का बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है। अब एक चीज बताओ, क्या राम और मदन अगर चाहे तो श्याम पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है क्या, कि देख श्याम तुम यहां से 4 किलोमीटर तक अपना कोई पर्सनल अब स्टील का शॉप नहीं करेगा, क्योंकि बेटा हम लोग अब ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो तुम अगल बगल में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में कोई स्टील का और शॉप खोलेगा नहीं। ये अग्रीमेंट वैलिड है क्या, ये अग्रीमेंट वैलिड है, किसी को कोई और काम से करने से रोकना, ये वैलिड है क्या, नहीं, हाँ नहीं, द आंसर इज हाँ चल जाएगा। इसको बोलता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या बोला, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सर ये वैलिड क्यों है, समझो मेरा बात, इस देखो पहले पढ़ा देता हूं मैं, देखो क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेम टू सेम चीज है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसको छोड़ दो, बट सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड डेट, में मतलब हो सकता है, प्रोवाइड डेट अ पार्टनर shall not carry on any business, shall not other than that of the firm while he is a partner, shall not carry on any business other than that of the firm। वो पार्टनर जो है खाली और खाली किसका काम करेगा, फर्म का काम करेगा, while he is a partner। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब उसको बोल दिया गया कि तुम जब तक पार्टनर है तब तक ये काम नहीं करेगा। अब इसका रीजन बहुत बेटा सिंपल है, समझो मेरा बात, ये आया क्यों, देखो ये आया बेटा इसलिए क्योंकि जैसे मान लो मैंने बोला राम श्याम और मदन पार्टनर है, क्या बोला मैंने, राम श्याम और मदन पार्टनर है, कौन किसको रिस्ट्रेंट किया गया बेटा, यहाँ पे मेरे एग्जांपल में यहाँ पे श्याम को रिस्ट्रेंट कर दिया, तो वो लोग क्या चीज के लिए रिस्ट्रेंट कर दिया बेटा, कि श्याम सेम टू सेम काम वापस नहीं करेगा। अब इसके कारण क्या हो तुम समझो, अगर श्याम सेम टू सेम काम करने लगा आसपास में बेटा, तो इसका मतलब कस्टमर तो छट गया, कस्टमर तो छट गया, पहले प्रॉफिट सारा फर्म को मिलता था, अब कुछ प्रॉफिट किसको मिलेगा सर, कि श्याम को एक्सपीरियंस हो गया, और श्याम अपना एक्सपीरियंस यूज करके अगर अपना ही सोल पार्टनरशिप फर्म खोल लिया, धीरे धीरे तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे पार्टनरशिप छोड़ देगा और किसमें शिफ्ट कर जाएगा, अफेक्ट किसको होगा बेटा, पार्टनरशिप को, इसका प्रॉफिट तीनों में बंटना चाहिए था, वो नहीं बंट पाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेता चला जाएगा। तो ये एग्रीमेंट बेटा जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैलिड है, ठीक है, ये एग्रीमेंट वैलिड है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड चाहे तो लगाया जा सकता है, किस पे, पार्टनर पे, क्योंकि इस पे किसका प्रॉफिट पे असर आ रहा है, पार्टनर्स के प्रॉफिट पे असर आ रहा है, समझा मेरा बात, ये चीज ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, वापस पढ़ो, नॉट स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ, इट मे प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, अदर देन दैट ऑफ द फर्म, खाली खाली किसका काम करेगा, फर्म का, और किसका काम नहीं करे। आर यू गेटिंग, खुद तुम खुद सोचो, अगर मान लो मैं कहीं जाके सीए का क्लासेस लेता हूँ, मान लो बड़ा बाजार में, तो वो लोग मेरे पे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा सकता है क्या, कि और मैं बड़ा बाजार में अलग से अपना सीए का क्लासेस पर्सनली नहीं चला सकता। रीजन समझ गया क्यों, क्योंकि अगर मैं वहां पर्सनली चलाऊंगा तो लोग मेरे पास आ जाएगा, तो उनका जो प्रॉफिट्स होता वो उनको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बिल्कुल वैलिड। आर यू गेट, और ये हम लोग भी रिस्ट्रेंट है, हम लोग जाते हैं पढ़ाने, हम लोग को रिस्ट्रेंट है, ये हम लोग नहीं कर सकते वहां पे क्लास, बट अभी क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस है, वहां जो बच्चा आता है वो यहाँ तो नहीं ना आएगा, तो यहाँ पे वैलिड है वो, मैं यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, बट उसी लोकेलिटी में नहीं पढ़ा सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
एक चीज समझो मेरा बात, यहां पे क्या लिखा हो देखो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या हर पार्टनर के पास राइट है बेटा बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का? क्या लिखा हो, पढ़ो रिया, पहला पॉइंट। Every partner has a right to take part. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। मतलब ये लोग क्यों बोला, मतलब एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, सबके पास राइट है, यस और नो, कि बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। इशिता पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the हर पार्टनर का बेटा ड्यूटी है ये, क्या बाउंड है वो, बाउंड क्या मतलब उस पे वो लाइबिलिटी है कि वो अपना ड्यूटीज को ठीक से निभाए जब वो पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहा है। तो शुभम पॉइंट नंबर 3 क्या? Any difference arising as to ordinary matters connect with the business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. But no change may be made in the nature of the business without the consent of all parties. सीधा बात है बेटा, कोई झमेला है ना छोटा मोटा, कैसे सॉल्व होगा? मेजोरिटी जो बोलेगा। कैसे सॉल्व होगा? झमेला ही सकता है, डिस्प्यूट आ सकता है, लेकिन बेटा अगर पार्टनरशिप के बिजनेस के नेचर को बदल देना, किसको बदल देना है? नहीं चलेगा, सबका कंसेंट चाहिए। जैसे एग्जांपल सुनो, बताना मेरे को, मेरा मान लो गारमेंट्स का बिजनेस था, हम लोग का सबका, अब हम लोग चाहते हैं स्टील का बिजनेस करना। किसका बिजनेस? बताओ, मेजोरिटी लगेगा या फिर ऑल लगेगा? क्यों लगेगा? नेचर। अगर कोई एक पार्टनर भी मना करता है, नहीं यार गारमेंट का बात हुआ तो स्टील क्यों होगा, नहीं चेंज कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बताओ, अगर मान लो हम लोग को बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लोन लेना है, क्या लेना है? तो मेजोरिटी पार्टनर या ऑल पार्टनर? क्यों? नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ी चेंज हो रहा है, मुद्दा ही तो एक छोटा सा लोन लेके नहीं ले, राइट? चलो आकाश नंबर 4 और 5 दोनों पढ़ो। Every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार है सब पार्टनर के पास या एक पार्टनर के पास? नेक्स्ट क्या? अगर कोई पार्टनर in the event of the death of a partner, his hires or legal representative or their duly authorized agent shall have a right to access. कोई पार्टनर अगर अल्लाह को प्यारा हो गया बेटा, तो उसके बिहाफ में उसका अकाउंट्स का प्रॉफिट निकलता है, तो पीएल सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद डेथ पड़ा था, तो सर उसका प्रॉफिट वगैरह कैसे निकालेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव निकालेगा, पार्टनर तो है नहीं। अब उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना गुडविल मिलना चाहिए, वो कौन निकालेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया मेरा कौन सा बेटा सर? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12। 5 पॉइंट, कितना पॉइंट बेटा? सबसे पहले बिजनेस में बेटा पार्ट लेने का अधिकार सबको, यस और नो? तो पहला पॉइंट क्या बेटा? बिजनेस में पार्ट लेना, राइट? दूसरा पार्ट क्या बेटा? अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस दो तरह का हो सकता है, या तो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड या फिर नॉर्मल डिफरेंस। नॉर्मल डिफरेंस कैसे सॉल्व होगा? मेजोरिटी से। अगर बिजनेस का नेचर का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा सर? ऑल पार्टनर, यस और नो? सब पार्टनर के पास राइट है बुक एक्सेस करने का, सब पार्टनर के पास राइट है बुक एक्सेस करने का। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑथोरिटी देखने का पावर किसके पास है बेटा? सबके पास है। नेक्स्ट क्या बोला था सर? पॉइंट नंबर 4। सर पॉइंट नंबर 4, हर पार्टनर का ये ड्यूटी है बेटा कि बिजनेस में जब काम कर रहा है बेटा पूरा मेहनत से काम करे, डिलीजेंटली काम करे, राइट? तो हर पार्टनर का बेटा काम है कि डिलीजेंटली अपना ड्यूटी निभाने का। और लास्ट बट नॉट 5 बेटा, नॉट द लीस्ट, डेथ बेटा। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा अकाउंट संभालेगा। समझा मेरा बात? सब कौन संभालेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझा? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, क्वेश्चन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ये उसका एनालिसिस है। देखो पॉइंट नंबर, ये जो पांचों पॉइंट है ना बेटा, ये उसका एनालिसिस है, तो एनालिसिस सेम टू सेम है। हाँ अच्छा, ये जो मैंने बोला राइट टू बी कंसल्टेड बोला था ना, कि नेचर अगर चेंज करना है बेटा, बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, सब रिपीट हो रहा है यार, एनालिसिस सब रिपीट हो रहा है, ठीक है? मतलब ऑर्डिनरी मैटर, रूटीन मैटर कैसे डिसाइड होता है, मेजोरिटी या कंसेंट? लेकिन नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस बेटा हमेशा कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सेम टू सेम। एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट ऑफ लीगल ईयर, अगर कोई पार्टनर मर जा रहा है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? बुक्स को चेक करेगा। समझा? सब कुछ सेम है। एनालिसिस मतलब एवरीथिंग। समझा मेरा बात? ऊपर लॉ का लैंग्वेज है, उसी को वापस जो मैं तुमको हिंदी में बताता हूँ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस यूनिट में हमेशा ये ध्यान रखना, एनालिसिस मतलब वापस का एक्सप्लेनेशन है। चलो नेक्स्ट आओ सर, ये ध्यान रखो सर,
अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी देना है, देता है क्या? पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है कि नहीं देना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, देता है क्या? तो जब तक डीड में नहीं लिखा हुआ है रेमुनरेशन, हम लोग एक अकाउंट्स में क्वेश्चन किए थे पीएल अप्रो में, तुम लोग को याद होगा, घर जाके देखना, कि ए बोलता मैंने बहुत ज्यादा काम किया, मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, हम लोग नहीं देते क्योंकि ए का कंटेंशन से थोड़ी ना हो जाएगा, डीड में होना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि ए को सैलरी मिलना चाहिए तो नहीं देंगे, अगर लिखा है कि मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब सर पहला पॉइंट, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन, कुछ नहीं बोला तो नहीं देंगे। सर याद करो पीएल पार्टनरशिप डीड में बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा है, कौन सा रेशियो में बांटता है, तो वही चीज लिखा है सर कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं पता तो इक्वली बढ़ जाएगा। और सर क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए क्या? मिलेगा तो सही, मगर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म का लॉस है, कोई पीएल में डेबिट में जाएगा, पीएल अप्रो में नहीं जाता है, मतलब अगर प्रॉफिट है ना फर्म का तो ही बाकी सब चीज मिलता है, अगर फर्म का लॉस है तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा खाली और खाली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं है बेटा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा सर देखो, तुमको पता है कोई पार्टनर अगर लोन देता है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, देना जरूरी है ना पार्टनर को, कितना परसेंट बेटा? 6% पर एनम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा हाँ, अगर बेटा सुनो ध्यान से क्या बोला मैंने, द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड। क्या बोलूं मैं यार, कोई क्रेडिटर का पेमेंट, तीनों पार्टनर नहीं है बेटा, तीनों पार्टनर नहीं है, टोटल 3 पार्टनर है, 3 में से मान लो 2 पार्टनर घूमने चला गया, कहां चला गया? अब यार क्रेडिटर का पेमेंट करना है, आकाश अपना जेब से कर रहा है, तो आकाश को पैसा वापस रिम्बर्समेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो अपना पैसा से कर रहा है ना। तो अगर कोई पार्टनर फर्म का लायबिलिटी अपना पैसा से दे रहा है तो उसका लायबिलिटी आकाश का जो पैसा वापस चुकाना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यस और नो? तो अगर ऑर्डिनरी बिजनेस में वो कोई फर्म का लायबिलिटी इनकर करता अपना जेब से, तो फर्म का जिम्मेदारी आकाश को क्या करना? वापस रिपे करना। क्वेश्चन में आएगा कि ए बी सी 3 पार्टनर था, बी चला गया था बाहर, या बी और ए चला गया था बाहर, सी जो है कोई लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया बिना दूसरे को पूछे, तो क्या सी को ए को उसको पैसा वापस मिलेगा क्या? मिल जाएगा, पूछने का क्या जरूरत है, मिल जाएगा। समझा मेरा बात? तो तुम अगर चाहो तो बिना किसी से पूछे तुम फर्म का लायबिलिटी का रिपेमेंट कर सकते हो, उसमें पूछने का क्या है, ठीक है। इसके अलावा सर एक और चीज, मान लो एक एग्जांपल बता दो, सुनो ध्यान से, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना, केस स्टडी बताता हूं तुम लोग को। मान लो एक लैंड लिया हुआ है पार्टनर्स का, किसका? वो लैंड उनके बैलेंस शीट में है 30 लाख में, कितना में? 30 लाख में। और पार्टनर है सर ए है, बी है और सी है। बी और सी कोई कारण से 1 महीना के लिए जा रहा है बाहर, कोई प्रॉब्लम है? बी और सी कोई कारण से 1 महीने के लिए कहाँ जा रहा है, तब तक बिजनेस कौन संभाल सकता है? वेरी गुड। अब ए को पता नहीं खबर मिलता है, क्या मिलता है? कि यार हमारा जो बैलेंस शीट में एसेट है ना, कितने का? यार इसका वैल्यू 2 से 3 दिन में बहुत ड्रास्टिकली घटने वाला है, 2 या 3 दिन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटने वाला है। कितना हो जाएगा घट के? 24 लाख। इसको ऐसा रिपोर्ट मिला है। अब बी और सी से वो कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा है, वो चाहता है करने का ट्राई भी कर रहा है, मगर कम्युनिकेट वो अच्छा इसे बताओ, मान लो ए अपना आकाशी है, तो आकाश बी और सी से क्या कम्युनिकेट करना चाहेगा बताओ तो पहले? दाम गिरने वाला जमीन बेच देंगे। हाँ, जमीन का दाम गिरने वाला है, अभी तो 30 लाख है, कल को गिर जाएगा तो 6 लाख का नुकसान हो जाएगा, लेकिन बी और सी से कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा। तो मेरा सवाल है, इन दैट केस क्या बिना बी और सी के इजाजत के लैंड बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा? बेच पाएगा यार, मेरे टोन पे मत जाओ। क्या बोला सुनो, क्या बिना बी और सी के इजाजत के? मैटर तो जरूरी है, कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है। तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब क्या होता है? उस समय एक आदमी जो जैसा करता, ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचता, वही ना सोचता कि जमीन बेच दिया जाए। ही हैज ऑल द पावर, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कर सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या बोला? ये तो इमरजेंसी है कि भैया 2 या 3 दिन में लैंड का दाम गिर जाएगा, तुमको पार्टी खोजना पड़ेगा पहले जिसको बेचेगा, तुम डीड बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा, तो टाइम तो लगेगा, भैया बेच दो फटाफट, तो वो बेच सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो ये पढ़ो क्या लिखा हो, देखो इसी तक बार ये वाला रीड करो तो इन डूइंग सच एक्ट,
act in an emergency for the purposes of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. यही तो बोला कि भैया अपने फर्म को लॉस से बचाने के लिए जो एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता है वो कर सकता है। तुम आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और एक लास्ट क्या है सर? अ पर्सन शैल, ऑलरेडी बता दिया सर मैंने, अगर ए बी और सी तीन जन है सर, अगर बी जानबूझ के विलफुली अपना ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाता है, जानबूझ के, जिसके कारण फर्म को क्या होता है? लॉस होता है, तो बेटा उसको सारा का सारा लॉस जो भरपाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दूं क्या इसका? ये देखो, मान लो बेटा ए बी और सी तीन जन है, बी का काम है सेल करना। क्या करना? ए और सी परचेस करता है, बी क्या करता है सर? क्या सेल करता है सर? ये लोग एप्पल में डील करता है। किस में डील करता है? एप्पल तो सड़ जाता है जल्दी। बी पता नहीं जानबूझ के बेटा परचेस कर लिया ये लोग दोनों और बी को दे दिया कि जाके बेच। बी बेटा एप्पल बेचा ही नहीं, अपना आलस में आके एप्पल बेचा ही नहीं, और पता चला बेटा 4000 केजी का जो एप्पल था बेटा, 4000 केजी का एप्पल, हर एप्पल का मान लो 50-100 रुपए किलो है बेटा, कितना का नुकसान हो गया? 4 लाख का नुकसान। कितने का नुकसान? वो अपने गलती के कारण करवाया ना फर्म को, वो बेटा गलती है। वो बी जो लॉस आया ना बेटा वो भुगताई करेगा। किसको किसको? ए और सी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप जानबूझ के विलफुल्ली कुछ गलत काम करते हो, राइट, विलफुल्ली कुछ गलत काम करते हो बेटा, उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। समझा मैं? अदर पार्टनर्स को। बट नेचुरली ऑकर हो गया लॉस यार, अगर वो ठीक से काम कर रहा है, 5 को एप्पल सड़ भी गया, वो लॉस मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा, वो तो नेचुरल चीज है। तो जानबूझ के अगर तुम कुछ ऐसा करे इससे फर्म को क्या हो रहा है, वो नहीं चलेगा सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही सब एनालिसिस लिखा हुआ है। राइट टू रेम्युनरेशन मिलेगा क्या? अगर कुछ नहीं बोला, सैलरी वैलरी मिलेगा क्या? नहीं। नो पार्टनर एंटाइटल्ड टू रिसीव, नहीं मिलेगा सर। समझा मेरा बात? एकदम भी नहीं मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बोला था? राइट टू शेयर प्रॉफिट है तो बेटा राइट टू शेयर बियर द लॉस भी तो है। यस और नो? वो चीज ध्यान रखना, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर एक चीज पूछ लूं क्या तुम लोग से? हाँ सर पूछ लीजिए ना सर प्लीज। इशिता ने कैपिटल लगाया 6 लाख, आकाश ने कैपिटल लगाया 12 लाख, शुभम ने लगाया 18 लाख और रिया ने लगाया 24 लाख। समझ पा रही हो रिलेशन? साल भर का प्रॉफिट हुआ 3 लाख, है ना? चलो बताओ किस रेशियो में बढ़ जाएगा? इक्वल रेशियो में या कैपिटल रेशियो में? कुछ बोला है क्या? कुछ तो नहीं बोला मैं तो। कैपिटल में क्यों बटेगा? अनलेस एंड अनटिल मेंशन। मैं कैपिटल तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। कुछ बोला मैंने तो इक्वली बटेगा। जब तक ना बोले कि कैपिटल में बटना चाहिए तब तक नहीं होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर क्वेश्चन बोले कि नहीं सर कैपिटल में बांटना है तो इस रेशियो में सॉरी तो इस रेशियो में बटेगा, अदरवाइज हमेशा कैसे बटता है? इसका मतलब फर्म का प्रॉफिट्स में और पार्टनर का कैपिटल में कोई रिलेशन है? जब तक कुछ ना बोले कोई रिलेशन नहीं है। तुम कितना कैपिटल लगा भाड़ में जाए, कहां जाए, कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द प्रोपोर्शन इन विच द पार्टनर शैल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो, एंड दे हैव दैट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट में और कैपिटल का प्रोपोर्शन में कोई कनेक्शन। शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना जगह, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल अपना जगह, इसका इस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक। समझा मेरा बात? हमेशा ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या सर? हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं बोला तो मिलेगा क्या सर? हाँ नहीं ना मिलेगा। देखो मिलेगा कब? जब एक्सप्रेस था अग्रीमेंट में तब मिल जाएगा, मतलब डीड में था तो मिल जाएगा पक्का। अगर डीड में लिखा हुआ है तो, डीड में नहीं लिखा है तो। अच्छा उसके अलावा सर ट्रेड कस्टम है सर, मतलब ये लोग का हर साल फिक्स है कि 6% देना ही है तो चल जाएगा, तब तो मिल जाएगा। और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है लॉ में एक अलग से प्रोविजन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तब तो मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर लॉ में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ में जो लिखा हुआ है, तब तो देना ही पड़ेगा। तो ये 3 होने से मिल जाएगा। क्या? एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, एक ट्रेड कस्टम होना चाहिए बेटा, और एक, अगर ये तीनों है बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हम लोग जहाँ मेरा कॉलेज था वहाँ एक अरुण टी स्टॉल था। क्या था सर?
अरुण टी स्टॉल, यहाँ पे भी जो चाय का दुकान है उसका नाम अरुण टी स्टॉल है। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लो, अगर ये तीनों पॉइंट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अग्रीमेंट होना चाहिए, टी मतलब ट्रेड कस्टम होना चाहिए, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए। समझा मेरा बात? ये कौन से वो क्या बोलते हैं, जी मैदान जो पार्कशेड मैदान है ना, आपके ये सेंट जेवियर्स कॉलेज। TCS और TCS समझ गया? चाय के नाम पे भावुक हो जाता है, उसकी याद पहले बहुत अच्छा था, अभी तुम्हें को आइडिया नहीं कैसा है। अभी तो ज्यादा भावुक हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा, लोन देगा तो मिलेगा, कुछ नहीं बोला है तो। पार्टनर अगर लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट का रेट कितना %? कंपलसरी है भाई साहब, कंपलसरी है, उसमें बोलने का जरूरत ही नहीं, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। समझा मेरा बात? अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खत्म भी हो जा रहा है, लोन का अगर पैसा है, तो जब तक वो चुकाया नहीं जाता तब तक उस पर 6% देना। भले देखो क्या लिखा है, क्या बोला है, इवन वाइल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सीज हो गया उसका, मगर अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांस दिया हुआ है ना उसका, उसको उसका 6% मिलेगा ही मिलेगा। समझा मेरा बात? कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट जा रहा है क्या नहीं जा रहा फर्क नहीं पड़ता, लोन पे देना पड़ेगा। कितना % देना पड़ेगा सर? 6%। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया सर कि अगर कोई पार्टनर बेचारा किसी फर्म का लायबिलिटी पे कर रहा है तो पार्टनर को पैसा वापस से क्या करना पड़ेगा। सब एनालिसिस है, सारा का सारा सेम है। समझा मेरा बात? सेम टू सेम, पूरा समय बर्बादी है। राइट टू इंडemnify द फर्म भी तो बताया मैंने, क्या होता है, अगर पार्टनर अपने कारण से, अपने गलत हरकतों के कारण से फर्म को नुकसान करा रहा है, उसका भरपाई वही करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका भरपाई वही करेगा। क्लियर? 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। चीज हमेशा ध्यान रखोगे, सुनो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है सुन लो, नंबर दे लो। सबसे पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स मतलब ये सब आता है, ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। मतलब बिजनेस में बेटा जो सब चीज लेके आए वो सारा प्रॉपर्टी है। तो मतलब इसको पहले स्टॉक को नंबर 1 लिखो कि क्या पार्टनर्स का जो स्टॉक है वो प्रॉपर्टी माना जाएगा कि द आंसर इज हाँ, पार्टनर का जो स्टॉक है वो उनका प्रॉपर्टी है, ठीक है, पार्टनर का जो स्टॉक है वो उनका प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? और एक्वायर्ड, ठीक है, ब्रॉट इनटू द फर्म और एक्वायर्ड मतलब जो सामान घर से लेके आया वो तो प्रॉपर्टी ही है, प्लस अलग से जो परचेज भी किया ना वो लोग एसेट्स, वो भी पार्टनर का प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? खरीदना। कैसे खरीदा होगा भाई? परचेज। तो इसका मतलब जो घर से लेके आया, ब्रॉट है ना, वो तो प्रॉपर्टी है ही है सर, इसके अलावा और जो खरीदेगा वो भी क्या है? प्रॉपर्टी है, राइट। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला क्या, एंड ऑल्सो इंक्लूड गुडविल ऑफ द बिजनेस। मतलब बेटा पार्टनरशिप का जो गुडविल है ना उनका, वो भी पार्टनर्स का प्रॉपर्टी माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब जितना सामान घर से लेके आया वो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा परचेज किया जितना वो प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा गुडविल जो लाया वो प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी, ठीक है। किसका प्रॉपर्टी? देखो बट एक चीज समझो ध्यान से, पहले मैं इसको और डिटेल समझाता हूँ। इसका मतलब इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है। कौन? हाँ हम लोग का ये है ना, ये देखो, मैं भी जस्ट वही बोल, इससे अच्छा इसका एनालिसिस, मैं भी जस्ट बोलना इससे अच्छा, क्योंकि एक्चुअल में जो तीनों पॉइंट है ना बेटा ये कवर्ड है, यही सबसे अच्छा। एक एनालिसिस अब तक जो अच्छा है वो सिर्फ यही है, ये अच्छा वो काट दिया। देखो मेरे को खुद का टीचर लग रहा है ये ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें देखो इन्होंने कैसे लिखा है, 3 पॉइंट बनाया ना, मैं ऊपर में पॉइंट बनवा रहा था ना तुम लोग को, देखो उन्होंने पॉइंट बनवा दिया। देखो क्या बोला, ऑल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट विच मे हैव बॉट इनटू द कॉमन स्टॉक एज द कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन बिजनेस। मतलब जो कंट्रीब्यूशन लेके आया, कंट्रीब्यूशन मतलब जो घर से, तो जो घर से लेके आया है, तो जो घर से लाया वो तो था, याद करो मेरा पॉइंट नंबर 2। और एक्वायर्ड भी तो है, देखो ऑल द प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट जो लोग खरीदा है तो वो भी सारा पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी हो गया। और थर्ड तो लास्ट पता ही था, इंक्लूड द, जो मैंने ऊपर गोला किया ये देखो ना, इंक्लूड द गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखो मैंने जो जो पॉइंट पे सर्कल किया उसी का पॉइंट बनाओ। देखो स्टॉक बोला था, एक्वायर्ड पे देखो सर्कल किया हो मेरा, वो पॉइंट नंबर 2 है, और इस पे सर्कल किया हो, देखो क्या, तो 3 पे सर्कल किया हो ना मेरा, वही तो तीनों पॉइंट है कि आप पहले जो घर से लेके आ रहे हो वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है, उसके अलावा जो आप अक्वायर कर रहे हो वो भी
और नंबर 3 जो उनका गुडविल है वो भी उनका प्रॉपर्टी, क्योंकि बताओ गुडविल सेल किया जाता है तो गुडविल सेल करके पैसा आता है तो वही तो प्रॉपर्टी हुआ, एसेट ही तो हुआ। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हुआ, समझा। शुभम क्या क्या प्रॉपर्टी हो बताओ जल्दी से एक बार। गुडविल हो गया, दूसरा जो पार्टनर्स अपने घर से एसेट्स लाए वो भी एक हो गया, और एक जो फर्म के से अच्छा, ये जो मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, तो इसको पार्टनरशिप का एसेट बोल सकते हैं, तो इसको जॉइंट स्टॉक मतलब सबका ही तो एसेट है, एक पार्टनर का तो नहीं है, बोल सकते हैं। इसको कॉमन स्टॉक बोल सकते हैं, इसको जॉइंट स्टॉक जॉइंट स्टेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है सर? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट स्टेट। समझा? ये सब किसका नाम है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। पार्टनर का प्रॉपर्टी नहीं, किसका? कल मैंने तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दिया था कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है, पार्टनर का प्रॉपर्टी का। तो इसके नीचे का टॉपिक देखो वही आएगा अभी, ये देखो पार्टनर प्रॉपर्टी, ये देखो ये वाला थोड़ा यहाँ पे ये आया ना, आया तो थोड़ा इसको बाद में भी आएंगे, पहले लाइन से चलेंगे। सुनो, हाँ एक चीज समझो क्या बोला है, सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो इसको स्किप नहीं किया जा सकता। सुनो, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी जो है बेटा वो एक्चुअली में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या बोला मैंने? कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये डिपेंड करेगा बेटा फर्म के पार्टनर्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? एक चीज पूछू, ध्यान सुनना। मान लो अपने चारों यहाँ पे पांचों जन जो भी है अपने टीचर्स है। कौन है? मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, प्रिया लॉ पढ़ाती है, आकाश मैथ पढ़ाता है, और ये क्या नाम है, इशिता जो है वो अपना इको पढ़ाती है, और ये जो शुभम है वो एलआर और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है। तुम तो मैथ पढ़ाता है खाली, एलआर और स्टैटिक्स वो पढ़ाता है, ठीक है। अपने पांचों पार्टनर है। अपने जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे बेटा, सेटअप लगेगा, तो टीवी का खर्चा लगेगा बेटा, इसके अलावा कुछ फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये सब पैसा मिला, ये सब खरीद लिया। अब बाकी रह गया था एसी का कमी। किसका कमी? शुभम बोला सर मेरे घर में तो 3-3 एसी है, तो हम लोग 2 जन रहते हैं सर, एक काम करते हैं सर ये एसी हम लोग यहाँ ले आते, ये एसी हम लोग। अब बेटा ये जो एसी है उसका पर्सनल एसी हुआ कि नहीं हुआ? ये एसी उसका पर्सनल हुआ बेटा। तो अब एक चीज समझो, अगर शुभम इसको बोलता सर ये एसी मेरा ही रहेगा सर, मैं यहाँ पे ला तो रहा हूँ मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सर मैं इसको कभी लेके नहीं जा सकता हूँ। सर हो सकता है मेरे को बिजनेस, मेरा को हो सकता है सर मेरी शादी वादी हो जाए सर, उसके बाद और घर में गेस्ट वेस्ट आए, तो अगर मेरा फैमिली बढ़ गया तो मैं एसी लेके चला जाऊंगा, राइट। इसका मतलब सर ये जो एसी है ना, ये क्या बाहर वाले को कर्जा चुकाने में काम आ सकता है क्या? नहीं ना। तो इंटेंशन से क्या लग रहा है सर, वो जो एसी है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, कोई पार्टनर का प्रॉपर्टी है? पार्टनर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो देखो यहीं पे देखो जो मैं समझा रहा था, देखो द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज और इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द रियल इंटेंशन और अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, राइट। डिपेंड कर रहा है कि इसमें पार्टनर्स के अग्रीमेंट पे, कि उसने पहले ही बोल दिया सर ये इसी में कभी भी लेके जा सकता हूं। Thus the mere fact that property of a partner अपने एग्जांपल में किसका प्रॉपर्टी? शुभम का। इज being used हो रहा था, तो किसके लिए यूज हो रहा था? अपने बिजनेस के लिए। इज being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property। भले ही वो फर्म के लिए यूज हो रहा है तो क्या वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगा? नहीं बनेगा। यस और नो? अनलेस एंड अनटिल इट इज ट्रीटेड टू बी एज सच। अगर आप ट्रीट करते हो कि नहीं वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाएगा तब माना जाएगा, अदरवाइज। सर इसी को मॉडिफाई कीजिए ना। सुनो, शुभम फर्म से 50,000 रुपए उधार लिया था। क्या लिया था? चुका नहीं पा रहा था। बोला सुनो ना मैं उधार चुका नहीं पा रहा हूं, मेरे पास एसी पड़ा है, मैं लेके आ जा रहा हूं, फर्म को दे दे रहा हूं। अब चल तो जाएगा। पार्टनर प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब क्यों? फर्म का कर्जा था, फर्म का कर्जा चुका नहीं पाया, उसके बाद अगेंस्ट में एसी लाया, उस पे उसका राइट है क्या? अब किसका राइट हो गया उस पर? समझा मेरा बात? तो ये बात ध्यान रखो, कोई चीज बन भी सकता नहीं बन सकता, इंटेंशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? आज अगर वो एसी ला के कैश दे देता तो फर्म उस कैश से खुद क्या खरीद लेता? एसी। वो एसी किसका प्रॉपर्टी होता?
तब फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझा क्या होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? अगर मतलब कुछ लायबल है, मतलब लॉस किया है तो हम अपने घर का प्रॉपर्टी लाएंगे उसको भरपाई करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गुडविल। क्या बोला? गुडविल जनरली तुमको पता ही है क्या होता है यार, रेपुटेशन का बिजनेस है ना। गुडविल को प्रॉपर्टी मानने बोला है क्या ये लोग? हाँ, क्यों बोला है बेटा? क्योंकि गुडविल बेटा मार्केट में बिकाऊ जब होता है ना बेटा, गुडविल जब मार्केट में बिकता है तो पैसा मिलता है क्या? यस और नो? तो इसका पैसा कौन लेता है? सारा पार्टनर को मिलता है कि नहीं मिलता है? फर्म डिसॉल्व होता है, फर्म का गुडविल होता है, उस गुडविल को लोग बेच देता है, उसका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे मान लो मेरा एक बहुत बड़ा ब्रांड नाम से बेटा मिठाई का दुकान चलता है। क्या चलता है? मैंने वो मिठाई का दुकान, अभी मान लो मेरा मिठाई का दुकान है, मान लो किस नाम से सर? मान लो सियाराम के नाम से। किसके नाम से? अभी मेरा बहुत हो गया, मिठाई बहुत हो गया, मैं बहुत अच्छा से काम अभी भी चल रहा है बिजनेस मेरा, लेकिन अब मेरे को बिजनेस करने का मन, मैंने क्या किया, सेम टू सेम अपना गुडविल जो है वो मान लो इशिता और आकाश को बेच दिया कि अब तुम लोग कैरी कर सकता है, तो ये लोग मेरा गुडविल यूज करेगा, मेरे नाम पे बिजनेस करेगा। तो मैंने लोग से एक लमसम अमाउंट ले लिया। कितना ले लिया? 1 करोड़ ले लिया। अब मेरा गुडविल का फायदा किसको मिलेगा? ये दोनों को मिलेगा। तो जब मेरा फर्म डिसॉल्व हुआ बेटा, तो मैंने अपना गुडविल क्या कर दिया? सेल कर दिया, और सेल करके किसी और को दिया, तो बोले मेरे को क्या दिया बेटा? पैसा दिया। तो यार गुडविल इज बेस्ड ऑन द गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इज बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स। कैसे निकलता है गुडविल? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट पे निकलता है। यस और नो? तो गुडविल हमेशा रेपुटेशन होता है फर्म का, तेरा प्रॉफिट जितना ज्यादा रहेगा पिछले साल का, गुडविल उतना ज्यादा। देखो लिखा हुआ है सब, ये देखो, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और अगर आप नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो ना, तभी तो गुडविल होगा। मेरा दुकान है, मैं कमाता हूँ 50,000, कितना? सेम टू सेम आकाश का बिजनेस है, सेम कैपिटल सब कुछ, वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपया। आप समझ रहे हैं क्यों कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? बिकॉज ऑफ 1 लाख कमाया तो एक्स्ट्रा गुडविल उसका ज्यादा। तो भैया आप अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो, तो जो कमा रहे हो किस कारण से कमा रहे हो? बिकॉज आपका गुडविल है बाजार में। अगर गुडविल नहीं होता तुम कमा भी नहीं पाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट? गुडविल इज द, क्या गुडविल को बेचा जा सकता है? हाँ, बाकी प्रॉपर्टीज को बेचा जा सकता है, वैसे गुडविल को भी बेचा जा सकता है। जैसे बाकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, वैसे फर्क क्या है खाली बताओ तो? हाँ, गुडविल दिखता नहीं है, गुडविल दिखता नहीं, गुडविल खाली महसूस होता है। क्या होता है? खाली महसूस, खाली दिखता। ठीक है, समझा मेरा बात? अच्छा, और हो सकता है सर, एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी एनी बिजनेस सिमिलर टू, बताया तो था यार, विद इन द लोकल लिमिट। चल जाएगा क्या? अगर कोई पार्टनर के साथ एग्रीमेंट होता है कि भैया तुम ऐसा ऐसा काम नहीं करेगा, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा यार, क्यों प्रॉब्लम है? नहीं समझा तुम लोग, इधर देखो यार। हाँ समझ गया, एग्जाम्पल देता हूँ, बोलना वैलिड है कि नहीं। आकाश, मोहित सर और शुभम, हम लोग पार्टनर थे। ठीक है, हम लोग कौन थे? पार्टनर थे। हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे सर? बहुत हाई लेवल पे हम लोग का बिजनेस चलता था, बिजनेस मतलब प्रोफेशन चलता था। ठीक है, अब आ गई रिया। रिया भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और रिया तो भैया सारा सब्जेक्ट पढ़ा देती है। ठीक है, अकाउंट्स भी पढ़ा देती है, मैथ भी पढ़ा देती है, और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा देती है, सब पढ़ा देती है। ठीक है, 3 आदमी था, आकाश, मोहित और शुभम, तो वही तीनों सब्जेक्ट भी हो गया। अब रिया बोली यार मेरे को लग रहा है इन लोग का गुडविल खरीद लेना चाहिए। रिया बोली, और हम लोग का जो क्लास चलता था वो पता है किस नाम से चलता था? सुबह वाला। क्या नाम से चलता था? सुबह वाला। सुबह सुबह क्लास होता है ना हम लोग का, तो फिजिक्स वाला नहीं, क्या नाम से? सुबह वाला। और अपना सुबह वाला बहुत हिट रहता है। ठीक है, रिया बोली यार इस ब्रांड का मैं फायदा लूंगी। क्या लूंगी? फायदा लूंगी। आज अगर मैं फिजिक्स वाला खरीदता हूँ, मेरे को ब्रांड का फायदा मिलेगा ना, क्योंकि ब्रांड का नाम है फिजिक्स वाला। वैसे अभी कौन सा नाम से? हम लोग बोला हाँ यार देख हम लोग तो बहुत पैसा कमा लिया, हम लोग अपना गुडविल तेरे को बेच देगा रिया, सुबह वाला नाम तू यूज कर, आराम से पढ़ा, तेरे को जितना टीचर्स हायर करना है कर, बस तुम लोगों को कितना करोड़ दे दे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, रिया खरीद लेगी, बहुत पैसा वाली है, खरीद लेगी कितना करोड़ में? अपना इंस्टीट्यूट का जो नाम है सुबह वाला। क्या नाम है? माई क्वेश्चन, क्या रिया हम लोग पे एक रिस्ट्रेंट लगा सकती है क्या? वो रिस्ट्रेंट क्या है कि आप लोग कोई भी नाम से
अगल बगल का 8 से 10 किलोमीटर में ये सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाओगे। लगा सकती है। रिया ने हमारा गुडविल खरीदा, गुडविल खरीदने के बाद हम पे रिस्ट्रेंट लगा रही है कि आकाश सर, मोहित सर और शुभम सर अपना अपना जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे सुबह वाला में, वो अब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे 8 से 10 किलोमीटर में। ऐसा लगा सकते है क्या? लगा सकती है। क्यों लगा सकती है? आंसर इज करेक्ट। क्यों? उसका बिजनेस जब वो दे खरीदे उसका क्योंकि वो उन्हीं लोग बिजनेस से तो खरीदते द थिंग इज बहुत लॉजिकल उसको लगाना पड़ेगा। क्यों बताओ? लोग हम लोग का चेहरा देख के ना पढ़ता था। आकाश सर से पढ़ेगा, मोहित सर से पढ़ेगा, शुभम। अगर हम लोग बेटा यहाँ से छोड़ के मान लो हावड़ा मैदान में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये जो इसका अपना गुडविल खरीदी है हम लोग का, गुडविल कितना करोड़ देके पूरा पानी में मिल जाएगा। हमारा बच्चा हमारे पास वहां पे पढ़ने आ जाएगा। तो इसने क्या किया सर? एक रिस्ट्रेंट लगा दिया। रिस्ट्रेंट वैलिड है। रिस्ट्रेंट क्या है? वरना उसका गुडविल का पैसा बेकार हो जाएगा। 10 किलोमीटर में लगाया मतलब जो अगल बगल का बच्चा था, अब वो रोज तो 10 किलोमीटर में नहीं जाएगा पढ़ने। तो अगल बगल का बच्चा 10 किलोमीटर का इसी के पास जाएगा। 10-15 किलोमीटर दूर का बच्चा अलग बात है। इसने जो रिस्ट्रेंट लगा बिल्कुल वैलिड है। उसका गुडविल खरीदने का फायदा क्या हुआ? अगर बच्चा हमारे पास ही कहीं और पढ़ लेगा तो बिल्कुल वैलिड है। आर यू गेटिंग? देखो यही लिखा हुआ देखो। एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। तो स्पेसिफाइड लिमिट, लोकल लिमिट, लोकल लिमिट क्या लिखा है बेटा? लोकल लिमिट तक वैलिड है। अब यार आकाश का मन है, वो बूढ़ा हो गया, बिहार में 4 बच्चा को पढ़ा रहा है, अब चल जाएगा ना? सुबह वाला छोड़ के वो बिहार में 4 बच्चा को पढ़ा रहा है, पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रिस्ट्रेंट थोड़ी है। अगल बगल का 4 बच्चा को पढ़ा दिया। हम लोग कलकत्ता में, बिहार कितना दूर है? बहुत दूर है यहाँ से, वहां पे चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा बात? रिया चाहे ना रिस्ट्रेंट लगा सकती है, सिर्फ किलोमीटर पे नहीं, हमारे ऑनलाइन पढ़ाने पे भी लगा सकती है। कि ऑनलाइन कवरेज अब तो हो गया, जो बच्चा फिजिकली आता है वो सारा। तो रिया 2 रिस्ट्रेंट लगाया, मैं होता तो 2 रिस्ट्रेंट लगा देता रिया की जगह। एक तो 20 किलोमीटर लगा देता और दूसरा ऑनलाइन पे लगा देता। कि जो बच्चा आ नहीं रहा वो क्या कर सकता है? तो मैं तो दोनों रिस्ट्रेंट लगा देता। समझा मेरा बात? कि भैया हम तेरा गुडविल खरीदा, मजाक का बात है क्या? समझ रहा मेरा बात? ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर अभी तो बताया सर, क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर? क्या होता है सर? अगर प्रॉपर्टी सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक पर्सन को बिलोंग करता है सर, तो उसको सिर्फ पार्टनर का प्रॉपर्टी मानेगा ना पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का प्रॉपर्टी। किसको बिलोंग करता है वो? पार्टनर को। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अलग हो गया। बताओ तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, एसी खरीदा गया, फर्म ने खरीदा, वो किसका प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप का है। यस और नो? मगर अभी जो बोला एसी घर से लेके आया, वो पार्टनर का प्रॉपर्टी। समझा मेरा बात? क्लियर? अच्छा, तो सर अगर बेटा क्रेडिटर को तुम पैसा नहीं चुका पा रहा है, फर्म का प्रॉपर्टी पहले यूज करेगा ना पार्टनर का प्रॉपर्टी? डेफिनेटली यार, पहले तो फर्म का, उसके बाद लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है ना। तो इसका अगर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो किसका आ जाएगा? इसका अगर मैं बोलूं क्रेडिटर को 20 लाख रुपया चुकाना है, कितना रुपया? तेरे बैलेंस शीट में एसेट्स में लैंड है 18 लाख का, उसके बाद तेरे पास स्टॉक है 1 लाख का। तो ये अगर बैलेंस शीट में है तो तुम कॉमन सेंस समझो, ये किसका प्रॉपर्टी होगा? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होगा। इसके अलावा पता है इनका एक एसी भी है, जो बोला था मैंने, वो एसी है मान लो 50,000 का। कितने का? अभी एसी याद है कौन लाया था मेरे एग्जांपल में? शुभम लाया था। तो पहले तुम एसी यूज नहीं करेगा, पहले तुम ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज करेगा। फिर अगर वो सफिशिएंट नहीं है ना बेटा, तब उस पर भी क्लेम आ सकता है। लेकिन आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने का? 50,000 का। बट वो बाद में आता है। पहले क्या यूज करेगा? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या यूज करेगा? पार्टनर का प्रॉपर्टी। क्योंकि जनरल रूल क्या बोलता है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो इसका मतलब पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, फिर किसका प्रॉपर्टी? फिर पार्टनर्स का प्रॉपर्टी। समझा? तो ये डिफरेंस बहुत जाना जरूरी था कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है और पार्टनर क्या होता है, पार्टनर का प्रॉपर्टी क्या होता है। राइट? सबसे पहले इसमें स्टार्ट हुआ था कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में 3 चीज होता है। राइट? क्या क्या होता है? एक्विजिशन होता है, जो कंट्रीब्यूशन लेके आया वो, और गुडविल ऑफ बिजनेस, फिर गुडविल का पूरा राम कहानी, फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और पार्टनर प्रॉपर्टी। समझा मेरा बात? ठीक है। अच्छा सर क्या हुआ? एसी बंद करना है? कर दो, मेरे पास तो है नहीं, पीछे ही है। सर अगर कोई, अब नया टॉपिक, अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करता है, उस प्रॉफिट को वापस रिपे करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करता है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोला तो था। अगर मान लो तुम लोग बाहर चला गया, मैं 10 लाख का माल रोज 12 लाख में बेचता हूँ, हम लोग का 20% का मार्जिन रहता है, मैंने किसी डेटा को चूना लगा के 30% में दे दिया 13 लाख में,
कितना का एक्स्ट्रा कमाया मैंने? 12 लाख की जगह 13 लाख में बेचा है। हम लोग का जनरल टेंडेंसी है 20% रखता है, बट मैंने बोला चलिए तो बेवकूफ बन जाएगा, 30% प्रॉफिट में बेच दिया। कितने का फायदा हुआ? तो एक्स्ट्रा 1 लाख मैं तुम लोग को दूं या फिर अपने पास ही रख लूं? देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई प्रॉफिट बेटा जो है वो अगर एक्स्ट्रा निकाल रहा है सर तो देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड जितना प्रॉफिट है बेटा वो सारा देना पड़ेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर, सोचो कितना गलत काम किया है। मना किया था कि तुम अगर बेटा यहाँ पे मेरे साथ बिजनेस कर रहा है स्टील का, श्याम को मना किया था तो श्याम लेकिन माना नहीं, चुपके चुपके धंधा कर रहा था। किसका? प्रॉफिट कमाया तो वहां से कमाया तो मना किया था ना, जितना प्रॉफिट कमाएगा सारा बांटो हम लोग को वापस, क्योंकि वो प्रॉफिट हम लोग का कम हो गया। तेरा अगर बिजनेस नहीं होता तो लोग हमसे खरीदता। तूने गलत काम किया, तूने बोला नहीं और अलग से अपना धंधा स्टार्ट कर दिया, गलत, सारा पैसा वापस दो। समझा मेरा बात? ये दोनों पॉइंट रखना याद, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ सर। ये दोनों सेम है यार, एग्जाम्पल घर में पढ़ लेना प्लीज, सेम टू सेम है। अच्छा भैया, पार्टनरशिप में डकैती हो रहा है, हाँ वो बांटना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल, डकैती में सारा नुकसान चला गया, एसेट्स तो चला गया सारा। पार्टनरशिप में डकैती कर रहा है, प्रॉफिट मिला तो पार्टनरशिप बांटना पड़ेगा कि रख सकते हैं? कौन डकैती कर रहा मतलब? 3-4 जन मिल के लूट रहे हैं। बाहर वाला? हाँ, बाहर कोई बैंक लूट है। वो पार्टनर्स लोग लूट रहा है, जॉन इब्राहिम धूम मचा ले। ये हो गया, बांट लो। अच्छा, डकैती कर अब इसके अलावा आगे का पार्ट बहुत इजी, आ जाओ फटाफट कर लेते सर। इसके बाद तुम लोगों को जब भी खत्म होने वाला भी फिर ब्रेक देंगे। आओ, राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, सुन लो बेटा जल्दी से। हाँ, राइट एंड ड्यूटीज में क्या होगा सर, कैसे कैसे बदलता है? एडमिशन जब होता है तो राइट एंड ड्यूटी चेंज होता है, तो जब डेथ होता है तो राइट एंड ड्यूटी चेंज होता है। तो where the partnership concerned carries on the business other than the business for which it is originally formed, जिस चीज का बिजनेस था उससे हटके बेटा कुछ और अगर काम होता है तो वो भी थोड़ा अफेक्ट करेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर द पर्पस। डिसाइड हुआ था कि सर 6 महीना चलेगा, लेकिन चल गया 9 महीना। कितना महीना? तो तब क्या करेंगे सर? सुनो ध्यान से, एक एक आ जाओ सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, क्या बोले देखो, आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, अगर चेंज होता है सर किसमें? फर्म में चेंज कैसे होगा सर? फर्म में चेंज बहुत तरीके से हो सकता है सर। कोई एडमिशन हुआ, कोई रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ। अगर ए और बी था, पहले रेशियो 2:2 था, 1:1 था, सी आ गया तो रेशियो बदल गया। तो इसका मतलब बेटा फर्म का जो डीड है वही तो बदलेगा। तो वेयर अ चेंज ऑकर्स इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्या कंस्टिट्यूशन मतलब समझ लो किसको बोलता है? कंस्टिट्यूशन मतलब पहले ए और बी था, अभी कौन कौन आ गया? सी भी आ गया। या फिर ए बी और सी था, सी मर गया, कौन कौन रह गया? इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? तो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर जो था वो बिल्कुल पहला बात सेम रहेगा उस कंस्टिट्यूशन के पहले। यानी सर ए बी और सी था ना, अगर ए पहले परचेज का काम करता था, बी अगर सेल का करता था, तो सी आने के बाद अगर कुछ नहीं ना बोला तो ए आज भी वही करेगा और बी आज भी जो जैसा करता था वैसा ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ बोला गया है तो। म्यूचुअल राइट्स अफेक्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट समझा? म्यूचुअल राइट जो था वैसे का वैसे रहेगा, म्यूचुअल ड्यूटी जो जैसा का था वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। नंबर 2 क्या बोला है सर? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। क्या बोला सर? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। सर सीधा बात है, अगर एक बात समझो सर, बिजनेस खत्म होने वाला था बेटा 31 मार्च 2023 को। कब खत्म होने वाला था? बट वो खत्म हुआ नहीं सर, वो खत्म हुआ 30 जून 2023 को। बताओ कितना महीना एक्स्ट्रा चला? हाँ, अप्रैल एक्स्ट्रा चला, मई एक्स्ट्रा चला, जून एक्स्ट्रा चला। तो सर इस 3 महीना के लिए, इस 3 महीना के लिए इनका जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी जो पहले था वही ना रहेगा। इनका जो म्यूचुअल राइट्स एंड मतलब बिजनेस का जो टाइम था वो खत्म हो गया, फिर भी बिजनेस चला। तो इसका मतलब, हाँ पार्टनरशिप है, इसका मतलब क्या हो सर, जो उस एक्स्ट्रा 3 महीना के लिए जो जिस पार्टनर का राइट था, जो जिस पार्टनर का ड्यूटी था वो भी सेम वैसे का वैसा ही, जो कि 31 मार्च के पहले था। तो 31 मार्च के पहले जिसके पास जो राइट था, जिसके पास जो ड्यूटी था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, अगर बिजनेस आगे भी कंटिन्यू होता है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब अगर एक्सपायरी हो भी जा रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे राइट्स और ड्यूटीज को लेके, जैसे था वैसे का। मतलब कब कब फर्क नहीं पड़ रहा है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, राइट एंड ड्यूटीज वैसे का। अगर फर्म का एक्सपायरी टर्म आ गया तो भी राइट एंड ड्यूटी वैसे का वैसे रहेगा। इसके अलावा क्या बोला देखो सर, वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर अंडरटेकिंग
कैरी आउट अदर एडवांटेज और सेम एज दोज इन द रिस्पेक्ट ओरिजिनल एडवांटेज। मतलब समझो क्या बोला सर, कोई फर्म है सर, क्या बोला मैंने, वो फर्म क्या करता है बेटा, एक काम नहीं करता, 2-3 काम करता है। क्या काम करता है सर? तो सर इसका मतलब, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये मान लो एक हम लोग पार्टनर है, हम लोग बेटा गारमेंट का भी काम करते हैं बेटा, हम लोग स्टील का भी काम करते हैं बेटा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करते हैं। कितना काम कर रहे हैं हम लोग टोटल? तो वेर अ फर्म, फर्म मतलब हम लोग का फर्म कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर अंडरटेकिंग। कितना अंडरटेकिंग दिख रहा है हम लोग का यहाँ पे? ठीक है। कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पे कुछ लाइन छूटा है क्या, देखो तुम लोग के बुक में? नहीं बस उतनी ही है, फुल स्टॉप है। बस ठीक है। तो इसका मतलब सर सुनो, इसका मतलब सीधा बात है, अगर मेरा इसमें बेटा परचेस का काम है बेटा और कुछ नहीं बोला इन जनरल, तो बाकी में भी क्या रह जाएगा? परचेस, क्योंकि मैं परचेस में अच्छा हूं। अगर बाकी में कुछ नहीं बोला, अगर मान लो रिया सेल का काम करती, किसका काम करती है, तो बाकी में वो क्या करेगी बेटा? तो अगर फर्म का मल्टीपल काम है बेटा, तो मल्टीपल काम में भी अगर कुछ नहीं बोला, तो जिसका जो काम करते हैं वही काम वापस करेगा। समझा मेरा बात? तो एडिशनल अंडरटेकिंग में यही सीधा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या मैंने बोला था हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है। तो पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म। ये सुनो, फर्म का तो एजेंट है, पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग और कितना पार्ट बाकी है देखो तो, लास्ट कहां तक जा रहा है यूनिट? रिलेशन बिटवीन पार्टनर पार्टी, ये तो लंबा है। हाँ, उसके बाद वाला छोटा है। और ये यूनिट कहां तक जा रहा है देखो तो एक बार। Revocation of continuing guarantee. बस सेक्शन 38। मतलब ये सब चल रहा है क्या? रिलेशन ऑफ पार्टनर। यूनिट 2 था बड़ा, यूनिट 3 छोटा है, उसका भी स्टार्ट कर देंगे। देखो अब आ जाओ यहाँ पर सर। तो बच्चा न्यू कंप्लीट कर दिया, हमको इसको में सिलेक्ट किया था, रील देख रहा है इसलिए। देखा बोल रहा। सर पार्टनर जो है वो एजेंट होता है ना दूसरे पार्टनर का, तो ध्यान रखना वो एजेंट तब तक की है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दैट डन बाय द पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर तुम कोई बिजनेस ऑफ द फर्म कर रहा है तो उसके लिए तुम्हारा एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, ये और नो, बिकॉज हर पार्टनर दूसरे पार्टनर कौन होता है? बट अगर तुम अपना कुछ पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी ना बाकी अदर पार्टनर लायबल होगा, नहीं होगा ना। यस और नो, अगर तुम अपना पर्सनल कैपेसिटी में तुम काम करता है तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगा, तुम उसी काम के लिए लायबल होगा जो तुम किसके लिए कर रहा है? फर्म के लिए कर रहा है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कौन सा कैपेसिटी? रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है कि तुम बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तुम कुछ लोन वोन लेगा, क्रेडिटर से माल खरीदेगा, बाकी लोग भी लायबल। बट अगर तुम पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम करता है तो वो लोग लायबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग? वजह से तुम हमेशा ध्यान रखना, लोन लेना बेटा हमेशा पूछ के लेना पड़ता है, 40 लाख 50 लाख 60 लाख। तो तुम पर्सनल कैपेसिटी में अगर ले लेगा तो बाकी लोग जिम्मेदार होगा क्या? नहीं होगा उसके लिए। यस और नो? तो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहा है उसके लिए तो बाकी लोग जिम्मेदार, बट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर काम कर रहा है तो बाकी लोग जिम्मेदार हो जाएगा। क्लियर? अभी किसी का नहीं है। आओ, इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब बिना पूछे सब कर सकता है, बिना पूछे सब काम कर सकता है। यस और नो? उसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। क्या बोलते हैं? और इम्प्लाइड ऑथोरिटी से वो तो बाइंड होगा, साथ साथ पूरा फर्म भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बिना पूछे कर सकता है ना, तुम अपने काम से दूसरे काम को भी, दूसरे लोगों को बाइंड कर देगा। उसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन ध्यान से सुनो, अगर ये सब चीज तुम नहीं कर सकता अगर नहीं लिखा हुआ है तो अपने मर्जी से तुम ये सब चीज इसको रट लेगा बेटा। पहला क्या लिखा हुआ है? कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? बिजनेस को लेके, ठीक है, तुम उसके पास चला गया आर्बिट्रेटर के पास। किसके पास चला गया? आर्बिट्रेटर पता है कौन होता है तुम लोग को? नहीं ना? एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। जैसे मान लो आकाश और आकाश की बीवी में झगड़ा हो रहा है और मैं अगर उसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कौन हूं?
आर्बिट्रेटर, और वो जो प्रोसेस है उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो बिना पूछे डिस्प्यूट को लेके नहीं जा सकता आर्बिट्रेशन के मामले में, बिना पूछे। वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी में नहीं आता है, वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी में। दूसरा, बिना पूछे फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट, बिना पूछे कोई फर्म का कोई डेट को रिपे नहीं कर सकता, कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज मतलब क्या हो समझो, रिपे कर सकता है बट कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश नहीं कर सकता है। जैसे क्रेडिटर था 10 लाख का, कितने का? अपने मर्जी से बोल रहा है, एक क्रेडिटर सुन 6 लाख दे तुम अब हम लोग को, अपने मर्जी से बोल देगा कि बाकी पार्टनर से पूछेगा। अब अगर अपने मर्जी से बोल दिया क्रेडिटर 6 लाख दे दिया, कितना का नुकसान हो गया? कौन भरेगा? वही मतलब कौन, और पार्टनर कौन अपने एग्जांपल में? आकाश। समझा? या फिर रिलिंक्विश भी नहीं कर सकते। एक क्रेडिटर सुन 10 लाख था, कुछ मत देना। भैया वो एसी का रिमोट 400 देने में ही कर रहा था। ठीक है, रिलिंक्विश भी नहीं कर सकता आकाश। एक क्रेडिटर 10 लाख की जगह कुछ मत दो, क्रेडिटर बोलेगा ठीक है, कितना का नुकसान हो गया? पूरा 10 लाख खुद भरेगा वो। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर केस चल रहा है बेटा, उन सबको विड्रॉ भी नहीं कर सकता। राइट, बिना पूछे फर्म के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में कोई और किसी से पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। ये सब इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं है उसका, ये सब नहीं कर सकता वो। समझा मेरा बात? ये सब इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड जो है वो फर्म के नाम पे ना होना चाहिए, अपना पर्सनल नाम पे थोड़ी होना चाहिए। अगर तुमको फर्म को बाइंड करना है तो तुम जो भी कर रहे हो वो फर्म के नाम पे होना चाहिए। अगर अपना पर्सनल नाम से करेगा तो फर्म बाइंड, हमेशा ध्यान रखना, बाइंड करने के लिए जो भी केस होता है वो किसके नाम पे होना चाहिए? फर्म के नाम पे, तभी फर्म बाइंड होगा, वरना फर्म बाइंड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा बाइंड होगा फर्म। ठीक है, ये उसका एनालिसिस है पूरा। देखो ये वाला पूरा एनालिसिस है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ सर। देखो क्या लिखा हुआ है, Section 19(1) and 22 deal with implied authority. The impact of this section is that the act of a partner which is done to carry on in the usual course of business bind कर देगा क्या? अगर कोई पार्टनर यूजुअल कोर्स में काम कर रहा है और अपना अथॉरिटी के अंडर में कर रहा है तो बाकी लोग बाइंड हो जाएगा। राइट, प्रोवाइडेड दैट वो एक्ट किसके नाम पे होना चाहिए बेटा? फर्म के नाम होना। ये सुनो, तो इसी को बोलते हैं बेटा इम्प्लाइड ऑथोरिटी। क्या बोलता है? तो एग्जाम में आ सकता है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या होता है सर? पार्टनर अगर यूजुअल कोर्स में कुछ काम कर रहा है, वो फर्म के नाम पे कर रहा है, तो उसको इम्प्लाइड ऑथोरिटी बोलते हैं। उसके लिए वो तो बाइंड होगा, साथ साथ पूरा फर्म भी बाइंड हो जाएगा। लेकिन इट इज आवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है क्या? 3 चीज ध्यान रखना। जो एक्ट है बेटा वो यूजुअल कोर्स के बिजनेस में होना चाहिए, यस और नो। द एक्ट इज सच एज इट इज द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए बेटा। और हमेशा ध्यान रखना बेटा वो फर्म के नाम पे होना चाहिए। उसी का तीनों का वो है, ब्रेकअप है। यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट और फर्म का नाम। फर्म का नाम नहीं है तो फर्म बाइंड, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी फर्म बाइंड। तुम यार यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज आता है, सेल आता है, लोन लेना आता है क्या? बैंक अकाउंट ओपन करना आता है क्या? ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है क्या? नहीं। ये सब अगर करेगा तो फर्म बाइंड। कौन बाइंड होगा? कौन सा पार्टनर? जो कर रहा है। समझा मेरा बात? तुम यूजुअल कोर्स ऑफ कर सकता है बिजनेस, बट बाकी जो अनयूजुअल कोर्स है वो सब, उसके लिए फर्म बाइंड नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखो क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है। एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर, बोरो कर लिया मनी, क्या कर लिया? और प्रोमिसरी नोट दे दिया इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट ऑथोरिटी। ऑथोरिटी था क्या उसके पास? नहीं था। पैसा उठा लिया और उसके प्रोमिसरी नोट दे दिया कि हम लोग वादा करते हैं कि आपको इतना पैसा वापस दे देंगे। द अदर पार्टनर नॉट लायबल ऑन द नोट। क्यों नहीं है? बिकॉज सर भले ही फर्म के नाम पे है मगर मनी का बोरोइंग, अभी तो बताया था, लोन ले लिया, वो उसका यूजुअल पावर में है क्या? नहीं, तो फर्म बाइंड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई फर्म है बेटा, बैंकर्स का ही फर्म है, किसका फर्म है? तो बैंकर के लिए तो पार्टनर्स और बैंकिंग में तुम काम करते हो हम लोग सब, तो बैंकिंग में तो नॉर्मल है ना, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करना, प्रोमिसरी नोट एक्सचेंज करना, बिल ड्रॉ करना। तो अगर आप बैंकिंग बिजनेस में हो तब तो आपके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मगर तुम गारमेंट बिजनेस करता है, कौन सा बिजनेस? तो उसमें लोन लेके प्रोमिसरी नोट करना यूजुअल कोर्स है क्या? तो बेटा ये वैलिड हो जाता अगर कौन सा बिजनेस होता? तो बैंकिंग बिजनेस। अगर बैंकिंग बिजनेस नहीं है बेटा तो वैलिड। समझा मेरा बात? तो देखो यूजुअल कोर्स किसके लिए हुआ? जिसका कौन सा बिजनेस है?
बैंकिंग। यूजुअल कोर्स किसके लिए नहीं हुआ? जिसके लिए नॉर्मल बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस। तो अगर बैंकिंग का बिजनेस है बेटा तो उनके लिए यूजुअल कोर्स है, समझा मेरा बात? अदरवाइज यूजुअल कोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? वही चीज लिखा हुआ है कि इंप्लाइड ऑथोरिटी डिपेंड करेगा सर कि मेरा यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, समझा मेरा बात? इंप्लाइड ऑथोरिटी मेरा यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ सर, क्या एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन है इंप्लाइड ऑथोरिटी पे? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। देखो यहां से आओ, एनालिसिस पढ़ो इसका। द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर में बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। क्या इंप्लाइड ऑथोरिटी को एनालिसिस है, इंप्लाइड ऑथोरिटी को बढ़ाया जा सकता है क्या? घटाया जा सकता है क्या? कौन करेगा? बाकी पार्टनर। यस और नो? अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। क्या? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मान लो अगर थर्ड पार्टी को पता है कि रिया के पास परचेजिंग पावर नहीं है, क्या बोला? थर्ड पार्टी को अगर पता है कि रिया के पास परचेज का पावर, हम लोग गए थर्ड पार्टी के पास, हम लोग उससे माल खरीदने गए, रिया गई और थर्ड पार्टी को पता था कि रिया के पास परचेजिंग पावर नहीं है, बट फिर भी थर्ड पार्टी ने दे दिया सामान। किसको दे दिया? रिया को दे दिया। इसका मतलब वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है। थर्ड पार्टी को पता था रिस्ट्रिक्शन के बारे में, तो अगर थर्ड पार्टी को पता था रिस्ट्रिक्शन के बारे में फिर भी वो क्या कर दिया? रिया को परचेज सामान दे दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा उसका इंप्लाइड ऑथोरिटी बढ़ गया क्योंकि थर्ड पार्टी को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था। यस और नो? अच्छा, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म। सर ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? देखो ध्यान से, थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म। सर एक चीज समझो, 3 पार्टनर था ए, बी और सी। थर्ड पार्टी के पास गया सी। कौन गया? सी गया। कौन गया? एक चीज समझो मेरा बात सर, अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि वो सी के साथ डील कर रहा है, और सी कौन है बिजनेस में? पार्टनर है। थर्ड पार्टी को पता है क्या कि सी कौन है? पार्टनर है। नहीं ना पता। सी के पास परचेजिंग पावर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी जा रहा है और क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। थर्ड पार्टी को पता है क्या वो पार्टनर है? द आंसर इज नो। थर्ड पार्टी को पता है। देखो, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, तो भी वो वैलिड माना जाएगा। मतलब पहला चीज क्या हुआ? थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था फिर भी वो काम किया, और दूसरा थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो कौन है? पार्टनर है, तो भी वैलिड मान लिया जाएगा। समझा मेरा बात? तो भी क्या मान लिया जाएगा? वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है? ये एग्जांपल तुम लोग थोड़ा देर बाद में अपने मन से पढ़ेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल दे रहा हूं। अच्छा, क्या पार्टनर ऑथोरिटी इमरजेंसी में एग्जांपल दिया था, याद है क्या? क्या चीज एग्जांपल दिया था, याद करो। क्या किया था वो? कर सकता है ना? वैलिड है, सेम टू सेम वही है, पूरा टाइम वेस्ट है, सेम टू सेम वही है, पूरा का पूरा वही है, ठीक है ना? अब आ जाओ, अब तो बहुत इजी है, अब बहुत ज्यादा इजी। सुनो ध्यान से सर, अब आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, सुन लो ध्यान से। देखो सेक्शन 23 है तो बड़ा बट इजी पार्ट है, सुनो। पार्टनर एजेंट है तो कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन ओनली बट इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ हिज ऑथोरिटी ऑन द पॉइंट इज लिमिटेड एंड द अदर पार्टी नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। द सेक्शन स्पीक्स ऑफ द एडमिशन रिप्रेजेंटेशन बीइंग एविडेंस अगेंस्ट द फर्म दैट इज टू स्टे they will affect the firm when tendered by third parties. They may not have the same effect in case of dispute between the partners themselves. मतलब सर समझो क्या हुआ, जैसे अरे यार ए बी और सी 3 पार्टनर है, क्या बोला मैंने? ए बी और सी क्या है? 3 पार्टनर है। अब सर एक चीज समझो, मैंने ऊपर बोला ना वही सेम चीज लिखा हुआ है सर। जैसे मान लो कि अगर थर्ड पार्टी को कुछ के बारे में पता ही नहीं है, क्या बोला मैंने? थर्ड पार्टी को कुछ के बारे में पता ही नहीं। तुम खुद सोचो, अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि सी के पास परचेजिंग पावर नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं ना पता कि सी के पास, बेचारा थर्ड पार्टी का गलती है क्या? नहीं है ना। अब थर्ड पार्टी ने बेटा सी को सामान दे दिया, थर्ड पार्टी ने सी को सामान दे दिया, खाली ए और बी को पता था और सी को भी पता था कि उसके पास कौन सा पावर नहीं है, बट थर्ड पार्टी का बेचारा क्या गलती? थर्ड पार्टी को नहीं पता था, उसने किसको सामान दे दिया? भाई मेरे, अगर ये लोग पैसा नहीं देगा ना, ए और बी और सी ये नहीं बोलेगा ए हमने तेरे को बेवकूफ बनाया क्योंकि सी के पास परचेजिंग पावर, तूने क्यों दिया उसको? नहीं बोल पाएगा। जो थर्ड पार्टी वो केस फाइल कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मगर अभी जज बोला था
थर्ड पार्टी को अगर पता था पहले से, थर्ड पार्टी को अगर पहले से पता था क्या, सी के स्पर्शिक बॉन्ड नहीं है, गलती किसका, थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी घंटा उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ऐसे प्रूफ कैसे होगा कि हाँ उसको पता जो अग्रीमेंट बनता है ना, तो जो थर्ड पार्टी है वो लाखों करोड़ों का माल है, तो पूरा डीड पहले पढ़ेगा, पार्टनरशिप डीड रहेगा तो उसे सब पढ़ेगा, ए बी सी के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटीज है। तो अग्रीमेंट पढ़ो सबसे, तब भी अगर इग्नोर कर दिया, गलती किसका, थर्ड पार्टी का। हम लोग जब कंपनी में डील करते हैं, मेमोरेंडम पढ़ते हैं, तो एक था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक था इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि भैया पब्लिक को, पब्लिक का जिम्मेदारी बनता है, आप पहले कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर करो उससे पहले क्या पढ़ लो, तो थर्ड पार्टी का जिम्मेदारी बनता है, अगर आप डील करो फर्म के साथ तो आप क्या पढ़ लो, उनका अग्रीमेंट पढ़ लो। तो अगर थर्ड पार्टी को बेटा पता ही नहीं है तो कौन लायबल होगा, पार्टनर्स। लेकिन थर्ड पार्टी को अगर पता था तो गलती किसका, थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी इज लायबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो अगर डिस्प्यूट हो रहा है बेटा, तो डिस्प्यूट हो रहा है बेटा, तो देखना पड़ेगा इंप्लाइड ऑथोरिटी कितना था, कितना नहीं था उनके पास। ठीक है, समझा? देखो ये पढ़ो, रिया पढ़ो तो एग्जांपल 7। X and Y are the partners in a firm dealing in spare parts of different brands of motorcycle bikes. Z purchased a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant about this transaction. The spare part proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible. बहुत इजी सा चीज है यार, बहुत ही। देखो यार, मान लो एक्स और वाई पार्टनर है, वो लोग बेटा डील करता है मोटर बाइक्स का स्पेयर पार्ट से। अब जेड का बेटा बाइक थोड़ा खराब हो गया, तो जेड चला गया यहाँ से लेने के लिए, वाई बोला ये ले लो, ये ले लो, तुम्हारा मोटर बाइक एकदम धमाधम चलेगा। वाई जब बेच दिया ना जेड को, तो पता चला वो जो पार्ट दिया था ना वाई, किसको दिया था, जेड को, वो अनसुटेबल था उसके बाइक के लिए। नुकसान हुआ, तो किसका नुकसान हुआ, जेड का। मेरा सवाल है, जेड क्या खाली वाई के खिलाफ केस फाइल करेगा या एक्स और वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल है? दोनों, क्योंकि भैया इंप्लाइड ऑथोरिटी के अंडर में तो है, ये तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो वाई अगर दे रहा है तो वाई और एक्स दोनों ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसका इंप्लाइड ऑथोरिटी के अंडर में। तो खाली वाई अकेले लायबल नहीं होगा, कौन होगा, एक्स भी। कल को वाई की जगह एक्स से ले लेता तो क्या होता, दोनों ही लायबल होता। समझा मेरा बात, ये ध्यान रखना। अच्छा, इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर। सर एक्टिंग पार्टनर कौन होता है पता है ना सर? वो जो सिर्फ नाम के लिए आता है। एकदम से, नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट, of any matter relating to the affairs of the firm operate as a notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner। मतलब एक्टिंग पार्टनर का इसका एनालिसिस पढ़ लो यहाँ से, ये एनालिसिस होगा तुम लोग के बुक में, देखो तो। देखो क्या बोला, एनालिसिस है ना। देखो, the notice to a partner who habitually acts in the business of the firm on matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm। अगर मान लो सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, 3 पार्टनर है एक्स वाई और मैं हूं थर्ड पार्टी। मोहित सर कौन है, मैंने एक नोटिस वाई को दे दिया, वाई है एक्टिंग पार्टनर। कौन है सर, एक्टिंग पार्टनर, कि भैया मैं परसों आऊंगा तुम लोग से पैसा ले लूंगा। तो अगर मैं कोई नोटिस एक्टिंग पार्टनर को भी दे रहा हूं ना, तो भी यही माना जाएगा कि मैंने सिर्फ उसको नोटिस नहीं दिया बल्कि पूरे पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दिया। पहला चीज क्या बोला मैंने, हार्डली मैटर्स कि मैं नोटिस किसको दे रहा हूं, मेरे को थोड़ी पता कि कौन एक्टिंग पार्टनर और कौन एक्टिव पार्टनर, राइट, मेरे को नहीं पता है ना। देखो क्या बोला है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ फर्म ऑन द, अच्छा, लेकिन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाई और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। लेकिन सर अगर ये जो पार्टनर है जो एक्ट करता है बिजनेस में, जो एक्ट करता है बिजनेस, देखो नोटिस 2 जन को दिया जा सकता है, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। सीधा बात समझ लो, एक्टिव पार्टनर को नोटिस, देखो एक्टिव पार्टनर मतलब ही क्या होता है सर, जो एक्टिव है, और स्लीपिंग पार्टनर को दिया था, दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, डोरमेंट पार्टनर। जनरली नोटिस आपको देना होगा एक्टिव पार्टनर को। किसको देना पड़ेगा, एक्टिव पार्टनर ही कौन है सर, एक्टिंग पार्टनर, जो बिजनेस में एक्ट करता है, जो बिजनेस में। तो एक्टिव पार्टनर इज एक्टिंग पार्टनर। अगर आपने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया, किसको नोटिस दे दिया, तो मतलब वो नोटिस पूरे फर्म को सर्व होगा। किसको फर्म हो गया। लेकिन अगर कोई फ्रॉड का केस है, किसका केस है बेटा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। लेकिन अगर फ्रॉड का केस है बेटा, किसका, तो बेटा सिर्फ एक पार्टनर को नोटिस नहीं देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा,
पूरे फर्म को। एक्टिव पार्टनर इज एक्टिंग पार्टनर, उसको नोटिस दिया, काम हो गया, सबको नोटिस देने का जरूरत। इन कौन सा केस छोड़ के बेटा, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का केस छोड़ दो। Thus, the notice to one is equivalent to notice to the rest of the partner। अगर एक जन को नोटिस दे दिया मतलब सबको नोटिस मिल गया। मैं क्या अलग अलग जाके सबको नोटिस दूंगा, नहीं ना दूंगा। दिस नोटिस मस्ट बी इक्वल एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। इसी को बोलते हैं बेटा नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इश्यूड बाय वर्किंग पार्टनर। वही तो बोल रहा हूं कि नोटिस किसको मिलना चाहिए, एक्टिव यानी एक्टिंग पार्टनर को मिलना चाहिए, राइट, नॉट टू द स्लीपिंग पार्टनर। नोटिस हमेशा किसको मिलना चाहिए बेटा, एक्टिव पार्टनर को, ना कि। तो अगर आप नोटिस दे रहे हो एक्टिव पार्टनर को, इसका मतलब नोटिस सबको सर्व हो गया, आपको अलग अलग नोटिस देने का जरूरत नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर को मत देना, किसको देगा, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर तो ऐसे बिजनेस में आ नहीं रहा है। यस और नो, देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ सोया हो रहा था। PQR पार्टनर था, क्या चीज का बिजनेस करता था वो लोग, परचेज और सेल का। आर परचेज किया सेकंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ फर्म फ्रॉम एस। आर ने गाड़ी खरीद लिया, किससे खरीद लिया, पार्टनर है PQR। आर ने गाड़ी खरीदा, किससे खरीदा, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस पता चला ही कम्स टू नो कि भैया गाड़ी जो खरीदा था ना एस से वो चोरी वाला गाड़ी है। किसका गाड़ी है, वो एस का गाड़ी था ही नहीं, एस ने चोरी किया था। पता है किससे किया था, एक्स से किया था। भैया पी और क्यू को पता ही नहीं था, पी और क्यू को पता ही नहीं था। अब एक चीज बताओ, मेरा बात समझा ध्यान से। तो यहाँ पे जो केस है बेटा PQR था, आर खरीदा गाड़ी, किससे खरीदा, मगर वो गाड़ी किसको बिलोंग करता था बेटा, एक्स को बिलोंग करता था। वो किसको बिलोंग करता था, ये कहानी है। तो सर अब मेरा सवाल है सर, अल्टीमेटली बेचारा नुकसान कौन, नुकसान किसका हो रहा है, सोच के देखना। आर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एक्स का नुकसान हो रहा है। बेचारा उसका गाड़ी चोरी हुआ था, वो कौन चोरी किया था, एस, वो बेच दिया, किसको बेच दिया। नुकसान तो पूरा का पूरा किसको हो रहा है, भरपाई तो करना पड़ेगा। मेरा सवाल है क्या आर भरपाई करेगा ना PQ सभी भरपाई करेगा, तीनों करेगा। तीनों करेगा, तीनों करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि आर तो फर्म के बिहाफ में किया ना। तो अगर बेटा गाड़ी चोरी का था, गाड़ी किसका था, चोरी का, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू हुम, एक्स। देखो क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू द रियल ओनर। यस और नो, हाँ ओनली एक्सेप्शन क्या है, अगर फ्रॉड का केस है, किसका, फ्रॉड छोड़ देना। अगर फ्रॉड का केस है तो उसका बात ही नहीं हो रहा, राइट। फ्रॉड का अगर केस नहीं है बेटा तो लायबल कौन है सर, तीनों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब गाड़ी चोरी का था, जिसका नुकसान हो रहा है बेटा वो भरपाई के लिए क्लेम करेगा, किससे करेगा, PQR। यानी समझो अब एक्चुअली पता क्या होगा, तुम ऐसे सोचेगा बेटा तो PQR का भी नुकसान हो गया, क्योंकि वो लोग गाड़ी जो खरीदा उसका पैसा दे दिया होगा, किसको दे दिया होगा, वो लोग तो एस को दे दिया होगा। किसको दे दिया होगा, शुरुआत में एस को दिया होगा ना पैसा, फिर बाद में एक्स को पता चले वो गाड़ी तो बेच दिया गया, किसको बेच दिया गया, आर को बेच दिया, यानी फर्म को। तो एक्स पहले केस करेगा फर्म पे और बाद में फर्म किस पे केस करेगा, एस पे। यही होता है रियलिटी में। यानी ओरिजिनल जो ओनर है ना उसको अपना सामान मिल जाना चाहिए, ओरिजिनल ओनर को अपना सामान मिल जाना चाहिए, और प्लस उसके बाद जो फर्म है वो किसके खिलाफ केस फाइल कर देगा, एस पे। आर यू गेटिंग, मतलब एक्स को अब मतलब नहीं है एस से, एक्स किसके खिलाफ केस फाइल करेगा सर, और फर्म किसके खिलाफ केस फाइल करेगा, एस पे। ये सीक्वेंस होता है, समझा मेरा बात। गाड़ी जिसके पास है मैं उसी के पास ना जाऊंगा। तो पहले अगर मैं एक्स के पास गया, एक्स बोला एस के पास, मैं एक्स हूं, मैं मेरे को पता चल रहा है एस चोरी किया था, तो मैं एस के पास गया, एस क्या बोला, अरे हम तो बेच दिए, किसको बेच दिए, आर को। तो मैं चला गया किसके पास, पूरे फर्म के पास। मैंने क्या केस फाइल किया, किसके खिलाफ, पूरे फर्म। और फर्म किसके खिलाफ बाद में केस फाइल करेगा, एस। समझा मेरा बात। तो ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला रीड कर लो एक बार फटाफट मन में। एसी चालू करो ना, तो बढ़ा दो टेम्परेचर। 24 है। क्या पढ़ा क्या समझा बताना मेरे को। ए ने कुछ सामान खरीदा मिस्टर राम से। ए को पता था कि कुछ गुड्स में डिफेक्ट है,
तो पहले तो यही माना जाएगा कि सर ए बी और सी जो है वो तीनों के तीनों क्या अवेयर है, लेकिन जब ये बाद में बी और सी को जब पता चलेगा ना कि नहीं यार ये गुड्स में तो डिफेक्ट है कुछ, तो वो लोग चाहे तो गुड्स को बाद में क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक जन को तो पता था, किसको पता था, ए को पता था, समझा मेरा बात, तो वो लोग चाहे तो बाद में क्या कर सकते, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, प्लीज सुनो, क्या हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है थर्ड पार्टी के लिए? तो उसको बोलते हैं बेटा ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे ना, तुम्हारा प्रॉमिस वाला पार्ट, ठीक है, ज्वाइंट परफॉर्मेंस में, ठीक है, कि इसका मतलब सर ए बी और सी अगर डी से उधार लिया ना कितने का, 30,000 का, और रेशियो पता नहीं है, तो सर ए भी लायबल है, बी भी लायबल, और कितना 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 के लिए 10,000 10,000 और 10,000, पहला चीज, ठीक है, तीनों ही लायबल हो जाएगा, राइट। इसका एनालिसिस ये तो सेम है भाई, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर कोई फर्म बेटा कोई ट्रेडमार्क का गलत यूज कर लेता है, किसका यूज कर लेता है बेटा, गलत यूज करता है, तो डैमेज कौन देगा, पूरा का पूरा फर्म देगा, दे वेयर लायबल फॉर डैमेज, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। भले ही वो डैमेजेस जो है वो डिसोल्यूशन के बाद भी हो रहा है तो भी सब लायबल है। अगर वो जो डैमेज हो रहा है वो जो क्रिएट डैमेज कर रहा है बेटा, अगर डिसोल्यूशन के बाद भी हो रहा है तो भी सब लायबल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, सब लायबल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लिखा हो देखो, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, बेटा कोई पार्टनर गलती से कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया या कोई ओमिशन कर दिया बेटा, गलती से हो गया, कौन जिम्मेदार होगा, वो पार्टनर या फर्म? हाँ, कोई पार्टनर गलती से कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, कोई ओमिशन हो गया बेचारे से, कौन जिम्मेदार होगा? श्योर एकदम, बिल्कुल फर्म ही जिम्मेदार होगा। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, द फर्म इज लायबल। रॉन्गफुल एक्ट हुआ ना, फ्रॉडलेंट थोड़ी है, कौन सा एक्ट है, रॉन्गफुल, तो कौन जिम्मेदार होगा? बस ध्यान रखना वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और पार्टनर्स के ऑथोरिटी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म आर लायबल टू थर्ड पार्टी, समझा मेरा बात, बाय द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर नेग्लिजेंट था तो सभी कोई लायबल होगा, सभी कोई लायबल होगा, ये याद रखना, ठीक है, सभी कोई लायबल होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इशिता, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। One of the two partners in coal mine acted as manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine प्रॉपरली फेंस नहीं करवाया, भले ही कोई भी एक पार्टनर था, दो पार्टनर होगा मान लो, एक पार्टनर का जिम्मेदारी था पूरा फेंसिंग वेंसिंग करवाना, वो ठीक से करवाए नहीं, अगर फेंसिंग ठीक से करवाए नहीं तो इसका मतलब सर एक वर्कमैन में इंजरी आ गया, क्या आ गया, तो वो जो इंजरी है उसका भरपाई कौन करेगा, दोनों ही करेगा, समझा मेरा बात, तो दे बोथ आर लायबल, ठीक है, दोनों ही लायबल है। क्या लिखा हो देखो, लायबिलिटी ऑफ फर्म, मिस एप्लीकेशन मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को, मनी को बेटा क्या कर दिया, कहीं और अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, जहां नहीं करना चाहिए था वहां कर दिया, जहां नहीं करना था वहां क्या कर दिया, कर दिया। इसका मतलब क्या होगा पता, बहुत इजी से, देखो ये समझा दे रहा हूं मैं तुम लोग को, ये देखो इसका एग्जांपल दे दे रहा हूं, देखो क्लियर हो जाएगा। ए और बी दो पार्टनर था, ए और बी कितना पार्टनर था, दो पार्टनर, बी को बोला गया था तुम 20 लाख में जमीन खरीद लेना, कितना में, 20 लाख में, और उसको एक ऑथोरिटी तो दिया गया ना, कितने का, बी क्या क्या पता है, बी ने जमीन खरीदा मगर कितने का खरीदा, पहले बताओ उसको ऑथोरिटी के बाहर है कि नहीं है, तो श्योर हो तो वेरी गुड। क्रेडिटर को कितना चुकाना पड़ेगा, 25 लाख, क्रेडिटर क्या करेगा पता है, 25 लाख के लिए पूरा फर्म को सू करेगा। क्रेडिटर इन जनरल को उसको नहीं ना पता होगा, क्रेडिटर पूरा का पूरा सू करेगा, कितने का, किसको करेगा सर, लेकिन लेटर ऑन ध्यान रखना बेटा, लेटर ऑन क्या होगा सर, लेटर ऑन ए क्या करेगा बताओ तो, करना तो पड़ेगा एक को, क्योंकि एक को पावर कितने का था, सॉरी बी को पावर कितने का था, 20 लाख का, वो खरीदा कितने का, तो पहले तो फर्म को पे करना पड़ेगा, मगर लेटर ए को कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेगा बताओ, बी को क्या बोलेगा, या तो पता है बी को बोलेगा 5 लाख भरो, या फिर पूरा 25 लाख के लिए भी बोल सकता है, क्या बोला,
रीजन बिंग, तुमको अगर इम्प्लाइड ऑथोरिटी के ऊपर जितना बोला गया ना, इम्प्लाइड ऑथोरिटी को जितना बोला गया बेटा, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देगा वो। हम क्या बोला था तेरे को, कितना का? 20 लाख का। तुम लेके कितना का आया? हमको 25 लाख का जमीन लगेगा ही नहीं, हमको 25 लाख का जमीन लगेगा ही नहीं। यस, हमको कितने का जमीन लगता? तो या तो एक्स्ट्रा के लिए कर देगा, पूरा के लिए भी कर सकता है, या तो एक्स्ट्रा के लिए कर देगा, या तुम खुद सोचो। मैंने बोला आकाश सुनना, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर खराब हो गया, 1800 के अंदर में मिलेगा तो ले लेना। आकाश गया और पता है कितने का ले लिया? 15,000 का ले लिया। तुम सोचो, हम 15,000 वाले लेगा? नहीं। हम बोले जा रिटर्न कर क्या, क्या कर क्या? या फिर क्रेडिटर हमसे, हम दोनों से मांगेगा तो हम पहले अपना, हम लोग दे देंगे 15,000 लेकिन लेटर ऑन मैं आकाश से ले लूंगा वो 15,000। तो मैंने तो पूरे रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 1900 रुपया होता तो भी ठीक है, चल समझ में आता। 100 रुपया अलग से वो भरपाई करता। कितने का ले ले रहा है वो? 15,000 का। यहाँ पे तो, यहाँ पे अमाउंट देखो, सिर्फ हजारों में नहीं, कितना में है बेटा, बहुत मैटर करता है, समझा मेरा बात? चाहे तो बेटा पूरा रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रेडिटर इसमें बताओ तो फर्म को पैसा तो देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्म इज लायबल टू, बाद बाकी देखा जाएगा, फर्म पार्टनर आपस में क्या करेंगे, मगर फर्म इज लायबल टू मेक द गुड द लॉस, ठीक है। सेम चीज लिखा एनालिसिस में। देखो अभी जो बोला वही बोला, पढ़ो एक बार चिल्ला चिल्ला के। अगर कोई पार्टनर पैसा ले ले रहा है किसी और से, ले रहा है, क्या उसको अथॉरिटी में अगर नहीं है बेटा, तो अदर पार्टनर लायबल होगा क्या? अगर मैंने बोला था, हाँ, इफ रिसीप्ट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपरेंट ऑथोरिटी, हिज रिसीप्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड रिसीप्ट बाय द फर्म। तो वो रिसीप्ट पूरा फर्म का नहीं माना जाएगा, वो खाली किसका माना जाएगा? उस, तो बाकी पार्टनर लायबल नहीं होगा अनलेस द मनी रिसीप्ट कम्स इनटू देयर पोजीशन और अंडर देयर कंट्रोल। समझा मेरा बात? तो तुम्हारा ऑथोरिटी में था कि तुम 20 लाख ही रिसीव कर पाएगा, तुम रिसीव कर रहा है 30 लाख 40 लाख, गलत है। अदर पार्टनर लायबल नहीं होगा, ठीक है, तुम ही चुकाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर, पी स्टैंड इट्स कार इन द पार्किंग प्लेस बट ए सोल्ड आउट द कार टू स्ट्रेंजर। समझा मेरा बात? क्या हुआ बोलो तो, ए बी और सी 3 पार्टनर था, तो क्या चीज का पार्टनर था? आर अ पार्टनर ऑफ प्लेस फॉर कार पार्किंग। तो उनका समझ गया बिजनेस क्या चीज का, क्या चीज का? पी अपना गाड़ी बेटा पार्किंग प्लेस में लगा दिया, किस में लगा दिया? ए गलती से बेटा वो बेच दिया किसी और को, कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? फर्म लायबल होगा। उसके बाद देखा जाएगा बी और सी क्या करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लायबिलिटी तो किस पे आएगा? पी को कोई मतलब नहीं है कौन बेचा, पी तो किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? पी इतना थोड़ी जाएगा जानने के लिए, बाकी कौन मैटर समझे? समझा? पी किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? फर्म। बाकी पार्टनर आपस में क्या करे वो पार्टनर समझे, बट लायबिलिटी किसका आएगा? पूरे का पूरे फर्म का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन सबको देख के पता है स्टूडेंट एग्जाम में आता है, बताओ कि फर्म लायबल होगा या ए लायबल होगा? समझा? ठीक है, ए मार दे, ए नहीं मार दे, कौन लायबल होगा बेटा? फर्म, ठीक है। ट्रांसफरी वाला थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसमें आ जाओ माइनर वाला में, ठीक है। ट्रांसफरी वाला थोड़ा देर में करेंगे, 10-15 मिनट बाद में, ठीक है ना, क्योंकि इजी पार्ट है, फटाफट हो जाएगा। सर जल्दी से आ जाओ। माइनर का क्या लिखा हुआ है जल्दी से बोलो। माइनर जो पार्टनर हो सकता है ना, लेकिन खाली और खाली किसके लिए आएगा? बार बार बोला है मैंने, किसके लिए आएगा? अच्छा, माइनर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है क्या? बिल्कुल देख सकता है। माइनर जो है सर, ध्यान रखना सर, माइनर का शेयर वाले लायबल हो जाएगा, लेकिन माइनर कभी भी आउटसाइडर के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता है, ठीक है। माइनर का शेयर वाले लायबल हो जाएगा, लेकिन माइनर बेटा कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद सर देखो क्या लिखा हुआ है, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर राइट फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी save when serving his connection with the firm and in such case the amount of share shall be determined valuation। सर माइनर को अगर कोई उसका शेयर नहीं मिल रहा है तो माइनर शायद पार्टनर को सू ना करे, तो उसके लिए कौन डिसाइड करेगा पता है? वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा। कौन आएगा सर? वो वैल्यूएशन ऑफिसर बेटा डिसाइड करेगा कि माइनर को कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए, और फिर वो मामला कहाँ जाएगा बेटा? कोर्ट के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? और कोर्ट डिसाइड करेगा कि माइनर का शेयर कितना बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वापस बोलू क्या बोला?
पहला बोला माइनर एडमिट हो सकता है ना, किसके लिए हो सकता है? बेनिफिट के लिए। क्या माइनर का शेयर पर्सनल लायबल होता है क्या? पर्सनल लायबल। क्या माइनर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट है? हाँ है। उसके बाद मैंने बोला सर माइनर कभी पार्टनर को सू नहीं करता। माइनर का अगर कोई डिसाइड होता है कितना शेयर बनता है, वो कौन डिसाइड करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर। मामला कहाँ जाता है उसके बाद? कोर्ट में, और कोर्ट डिसाइड करता है कि भैया कितना शेयर माइनर को मिलना चाहिए। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिस दिन माइनर मेजर बन गया उसको बेटा 6 महीने का टाइम मिलता है कि वो डिसाइड करेगा वो पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा वो चाहता है तो बन सकता है, नहीं भी। उसको अगर बनने का इच्छा किया हो तो वो नोटिस देना पड़ेगा उसको। क्या देना पड़ेगा? और अगर वो नोटिस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर। और जिस दिन से वो पार्टनर बन गया आगे से वो भी पर्सनली लायबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज लिखा हुआ। और अगर माइनर बन जाता है पार्टनर तो सारा राइट और लायबिलिटी अब किसका आ जाएगा बेटा? माइनर पे भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसका शेयर भी बेटा लायबल हो जाएगा। वही चीज लिखा, ठीक है। लेकिन अगर माइनर डिसाइड करता है कि वो नहीं बने, पब्लिक नोटिस दे दिया, क्या दे दिया, तो उसके आगे का एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होगा। बात खत्म, ठीक है। माइनर का बहुत इजी प्रोविजंस होता है। ये पूरा सारा लिखा हुआ एनालिसिस, एनालिसिस टू सेम लिखा हुआ। राइट राइट सेम टू सेम है, पढ़ लो तो जल्दी से। सेम टू सेम है भैया यार। राइट टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, उसके ऑन अटेनिंग मेजोरिटी 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। ये सब सेम टू सेम है ना, तो राइट सब सेम है। राइट्स क्या सारा सेम है, ठीक है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर। अच्छा, लायबिलिटीज अगर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी है, क्या बोला? तो मेजोरिटी अगर है वो तो सर क्या उसका पर्सनल लायबिलिटी आएगा क्या? नहीं। लेकिन माइनर का कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस में वो लायबल हो सकता है, मगर माइनर का पर्सनल लायबिलिटी। और माइनर को कभी बेटा इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता। क्या? क्योंकि बेटा माइनर का कभी पर्सनल लायबिलिटी आएगा ही नहीं तो वो कभी इंसॉल्वेंट होगा ही नहीं। माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। माइनर का पर्सनल लायबिलिटी, लेकिन माइनर का अगर कुछ शेयर पड़ा है वो जरूर लायबल हो सकता है। अगर माइनर का कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस में वो जरूर लायबल, बट माइनर का कभी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगा। समझा? और उसका सेम टू सेम वापस वही बोल दिया यार, 6 महीना का टाइम फलाना, एक ही एक चीज बार बार हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये सेम टू सेम वापस वही आ गया। जब वो डिसाइड करेगा पार्टनर बनेगा, और जब वो डिसाइड करेगा पार्टनर नहीं बनेगा। अगर पार्टनर बनेगा तो आगे से उसका भी शेयर पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगा। अगर डिसाइड करता नहीं बनेगा तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगा। यस और नो? अच्छा, क्या लिखा हुआ है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मतलब समझ रहे हैं क्या? एडमिशन। क्या क्या बोला? एडमिशन। क्या बात, एक चीज सुनना मेरा बात। अगर ए बी और सी 3 पार्टनर है, डी को एडमिट करना है बेटा, तो क्या एक पार्टनर के पूछने से हो जाएगा? सबका होना चाहिए। तो देखो पहला पॉइंट वही लिखा है, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ विदाउट द कंसेंट ऑफ a person who is introduced as a partner does not thereby become liable for any to the firm before become a partner। डी आने के पहले जो लायबिलिटी था वो क्या डी बियर करेगा? तो कौन कौन बियर करेगा? ए बी और सी। वही चीज लिखा है कि जो नया पार्टनर आता है वो अपने आने के पहला का लायबिलिटी बियर नहीं करता। यस और नो? सेम टू सेम वही लिखा है, ठीक है। सेम टू सेम वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, अगर 2 पार्टनर है, क्या 2 पार्टनर ए और बी, बी अगर मर जाता है क्या पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगा? हाँ, क्यों हो जाएगा? सो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन गया। लेकिन अगर बेटा ए बी और सी था, सी मर जाता है, क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगा? डिपेंड करता है पार्टनर। डिसॉल्व नहीं होगा। ए और बी चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाथरूम जाना है क्या? फर्म क्या हो जाएगा? रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। समझा? बट अगर एक ही पार्टनर अगर है बेटा, कितना पार्टनर है, वो अगर मर गया तो फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। बट अगर ए बी सी था, सी मर गया या ए मर गया, कोई एक मर गया, तो फर्म कभी डिसॉल्व नहीं होता। फर्म खाली क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्या होता है सर? उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? डिसॉल्व तब होगा जब आकाश पार्टनर ए बी है, बिल्कुल। उसके बाद रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट अगर करना है किसी पार्टनर को तो पहले सारा पार्टनर का कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? और वो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन अगर बेटा पार्टनरशिप एट विल है ना, तो खाली नोटिस दे दो। क्या दे दो? कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बात खत्म। क्या बोला?
अगर पार्टनरशिप एट विल है, एक नोटिस दे दो कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस बिजनेस में, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर वो रिटायर हो गया, आगे का लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, मगर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार, एकदम कॉमन सेंस है, जिस दिन तुम रिटायर हो रहा है उस दिन का लायबिलिटी आएगा तो तेरे पे, मगर आगे का लायबिलिटी नहीं आएगा। समझा मेरा बात, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कबीर का हाथ दर्द है, उसे कैसे क्या करना? बस थोड़ा इधर आके बैठ, इस बात क्या यूट्यूब नॉर्मल हो जाएगा वीडियो? थोड़ा इधर आके बैठ, आगे से बैठ। provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner। सर एक चीज समझो मेरा बात, इधर देखो, ए बी और सी तीन पार्टनर था, ए बी और सी तीन पार्टनर था। सर ए रिटायर हो जा रहा है, कौन हो जा रहा है? अब उसके बाद मान लो वो लोग कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी को डील कर रहा है। थर्ड पार्टी को बेटा यही पता है कि बी और सी पार्टनर है, कौन पार्टनर है, तो क्या ए लायबल होगा? क्या नहीं होगा, वही चीज लिखा है। समझा मेरा बात, विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि ए कौन है, पार्टनर है, थर्ड पार्टी को यही पता कौन कौन पार्टनर है, बी और सी, तो ए लायबल नहीं होगा। समझ